हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, ये लेक्चर रहेगा, इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको शुरू में बता देता हूँ। ये आपके लिए एक वैल्यू एडिशन का काम करेगा, ठीक है। अगर आप 17वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो में क्या होने वाला है आगे, इसके अपन मैं अभी आपको समझा देता हूँ शॉर्ट तरीके से, ठीक है। इस वीडियो का जो इंपॉर्टेंस है ना, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए फर्स्ट बात तो ये आती है कि इस वीडियो में है ना 1000 के आसपास क्या रहेंगे, पीवाईक्यूज रहेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ किसके रहेंगे, ओनली ओनली फिजिक्स सब्जेक्ट का रहेगा, ठीक है। फिजिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से क्वेश्चंस आए हुए हैं, जितने भी पीवाईक्यूज में। और दूसरी बात ये कि कौन से पीवाईक्यूज रहेंगे, ओनली पीसीएस लेवल के, ठीक है। ओनली पीसीएस लेवल के जितनी भी पीसीएस एग्जाम में पीवाईक्यूज आए हैं वो सारे इस वीडियो में रहेंगे। दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात ये देखते हैं इस वीडियो में क्या होने वाला है। ये वीडियो है ना आप सब लोगों के लिए वैल्यू एडिशन का काम करेगा, ठीक है। क्या, वैल्यू एडिशन का काम करेगा। तीसरी बात देखते हैं, इसमें क्या होगा, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज रहेंगे, ठीक। चौथी बात इसमें और देख लेते हैं, इस जो ये टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज रहेंगे, ये टॉपिक वाइज मैंने इसीलिए डाला है कि अगर मैं मिक्स में पूरे फिजिक्स सब्जेक्ट का एक साथ डाल देता, अलग अलग टॉपिक वाइज नहीं करता, तो उसमें क्या होगा कि वो आसानी से आपको माइंडसेट नहीं बन पाता, समझने में आसान नहीं होता थोड़ा। इसलिए इसमें क्या होगा, समझने में क्या हो जाएगी, समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। समझने में आसानी होने के लिए मैंने क्या किया है कि टॉपिक वाइज इसको बना दिया है। दूसरी बात यह है, चौथी बात यह है कि अगर किसी एस्पिरेंट को डाउट है, डाउट क्या है कि कट ऑफ, ठीक है। कट ऑफ से मान लीजिए कि 5 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर अगर ऐसे कम रह जाए, कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो उस डाउट के लिए मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई एस्पिरेंट टेस्ट सीरीज लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, या फिर उसको ऐसा अंदाज है कि हाँ 150 में से 150 में से अगर उसके 70 से 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। 70 से 80 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं, तो अगर ये पूरा वीडियो देख लेगा, जो पूरा मतलब ये नहीं कि ओनली फिजिक्स का, ऐसे ही पूरे वीडियो आएंगे, फिजिक्स का आएगा, केमिस्ट्री आएगा, बायोलॉजी आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री आएगा, करंट अफेयर का आएगा, ठीक है, बिहार स्पेशल का आएगा। अगर ये सारे मैराथन वीडियो अगर आप देख लेते हैं, तो आपका ये कंफर्म है कि 100 प्लस, 150 में से 100 प्लस राइट क्वेश्चन होने की आपकी संभावना पूरी पूरी हो जाएगी, ठीक है। मतलब कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। अगर कोई एस्पिरेंट टेस्ट सीरीज लगा रहा है, अभी 90 के आसपास आ रहा है, 90 प्लस या 90 के आसपास आ रहा है 150 में से, तो उसके 115 प्लस जाने की संभावना रहेगी, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो है ना पूरा एक तरीके से वैल्यू एडिशन का काम करेगा। आपके जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं, जितने भी पीसीएस लेवल में, चाहे आईएएस के हो, चाहे बीपीएससी के हो, यूपीपीएससी के हो, झारखंड पीसीएस के हो, या फिर राजस्थान पीसीएस के हो, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज इसमें मैंने डाल दिया है। साथ ही साथ इसमें क्या होगा, इसमें एक एक्सप्लेन भी रहेगा, ठीक है। एक्सप्लेन भी रहेगा, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन रहेगा, जहां जरूरत पड़ेगी वहां एक्सप्लेन रहेगा, वो आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। और देखिए कितने टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट में, ठीक है। किसके लिए, बीपीएससी के लिए। बीपीएससी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूं, ताकि आपको क्लियर रहे कि कौन कौन से टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है मात्रक या इकाई, जिसको अपन यूनिट से भी बोलते हैं, कि ये यूनिट वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के लिए। इंस्ट्रूमेंट, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, ग्रेविटी से भी क्वेश्चन आते हैं, लाइट और वेव और साउंड, ये तीनों टॉपिक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइट, वेव और साउंड। उसके बाद में देते हैं हीट, उष्मागतिकी से भी क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से भी क्वेश्चन आ ही रहे हैं। पिछली बार से स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी, इसमें से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहा है। जो 69th बीपीएससी है उसमें ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है, और डिफेंस टेक्नोलॉजी या स्पेस टेक्नोलॉजी, जिसको अपन साइंस एंड टेक भी बोलते हैं, वहां से क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है। और इस बार भी पूछने की संभावना है इन दोनों टॉपिक से, स्पेस और डिफेंस से, क्योंकि माहौल भी ऐसा ही चल रहा है। और लास्ट में देख लेंगे अपन विविध, ठीक है। ये 11 टॉपिक मैंने इसमें से सेलेक्ट किया है, जिनके सारे पीवाईक्यूज मैं आपको करवा दूंगा। दूसरी बात यहां आती है कि आप ये 11 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, इनकी क्या गारंटी है कि यहां से क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं आपको हर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये बता दूंगा कि इस टॉपिक से बीपीएससी में क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। बाकी पीसीएस का तो छोड़िए, आएगा ही आएगा, ठीक है, लेकिन स्पेशली बीपीएससी में आया है कि नहीं आया है। जैसे अपना फर्स्ट टॉपिक है यूनिट वाला, ठीक है। अब इस टॉपिक से अपन देखते हैं कि ये टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं, क्या इस टॉपिक से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, बीपीएससी का इस पे ध्यान है कि नहीं है, कि बीपीएससी में इसमें क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हो या आ ही नहीं रहे हो, ठीक है, 5-10 साल से एक बार क्वेश्चन आ रहा है तो क्यों करें। देखिए इस टॉपिक को अपन देखते हैं, ये अपना मात्रक और इकाई, ठीक है, यूनिट वाला टॉपिक अपना आ गया है। देख लीजिए, मात्रक और इकाई यूनिट वाला टॉपिक अपना फर्स्ट टॉपिक आ गया है। इसमें मैं आपको दिखा देता हूं, हर टॉपिक में यही रहेगा, जो हर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा दूंगा कि स्पेशली बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है कि नहीं, ठीक है। फिर आपको माइंड में क्लियर रहेगा कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेशली बीपीएससी के लिए। मात्रक और इकाई वाले टॉपिक से
बीपीएससी 2020 में जब बीपीएससी का प्री एग्जाम लगा 2020 में, मतलब 66वीं बीपीएससी, उसमें क्वेश्चन पूछा है मूल भौतिक राशि से रिलेटेड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि ये भी 2019 बीपीएससी में पूछा हुआ है, हार्ड। ठीक है, क्वेश्चन भी देख लेना किस टाइप के पूछे हैं। ओम मीटर मात्रक है किसका? ठीक है, 66वीं बीपीएससी में। ठीक, पूछा हुआ है। आवर्ती से क्वेश्चन पूछा हुआ है 18 में। विद्युत शक्ति से क्वेश्चन पूछा है 18 और 19 दोनों में कंटिन्यू पूछा है। प्रकाश वर्ष से, ये प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है, यहां से टॉपिक, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आया है बीपीएससी में, स्पेशली 2020 की और 66वीं बीपीएससी। ठीक है, झारखंड पीसीएस में भी आया है, यहां भी आया, 2023 में भी आया, 2013 में भी आया, सेम क्वेश्चन। ठीक है, एमपीपीसीएस में भी आया है। मतलब कि ये है कि अब आपको क्लियर हो गया है कि ये जो टॉपिक है यूनिट वाला, ये इंपॉर्टेंट है। 66वीं बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया है, इससे पहले भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो यहाँ से और ज्यादा पीछे के क्वेश्चन तो मैंने लिया ही नहीं हूँ, जैसे कि 42 या फिर इस ऐसे जो बीपीएससी लगी थी वो तो क्वेश्चन लिया ही नहीं हूँ। हालांकि वो क्वेश्चन जब अभी करेंगे उसमें आएगा। ठीक, तो क्लियर हो गया है ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है। अब चलिए अपन सीधा अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मूल भौतिक राशि है। ठीक है, इनमें बोल रहा है कि मूल भौतिक राशि कौन सी है, बल है, विद्युत धारा है, वेग है या कार्य है। देखिए मैं हर बार यहां नहीं बताऊंगा कि ये कौन सी बीपीएससी में आया हुआ है, आपको खुद को देखना है। देखिए ये जितने भी सारे क्वेश्चन है ना, सारे पीसीएस में आए हुए हैं। देखिए बीपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, सारे जितने भी है ना, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एकदम। कहाँ कहीं भी चले जाना आप, लास्ट तक भी चले जाओगे ना तो यहाँ भी क्वेश्चन मिलेगा आपको। देखिए सारे जितने भी आए हुए हैं सारे पीसीएस लेवल में आए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार ये नहीं बताऊंगा कि ये इस बीपीएससी में आया हुआ है या फिर इस पीसीएस एग्जाम में आया हुआ है। सीधा क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसका एक्सप्लेन करेंगे और आंसर देके निकल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया आपने, इनमें से कौन सा मूल भौतिक राशि है। देखिए 7 मूल भौतिक राशियां होती है। ठीक है, कितनी? 7 मूल भौतिक राशियां होती है। पहली अगर देखते हैं तो उसमें होती है लंबाई। ठीक है, लंबाई। दूसरी देखते हैं द्रव्यमान। तीसरी अगर देखते हैं समय। चौथी है ताप। पांचवी भौतिक राशि कौन सी है? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। छठवीं कौन सी है? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। और लास्ट जो 7वीं भौतिक राशि आती है वो है अपनी विद्युत धारा। क्या? विद्युत धारा। ये 7 भौतिक राशियां होती है। अब आपको क्लियर हो गया है कि ऑप्शन में कौन सी भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि। ठीक है, अपना सही आंसर चला जाएगा सी वाला। ठीक है, विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि शक्ति का मात्रक क्या होगा। शक्ति का मात्रक क्या होगा? तो देखिए शक्ति को अपन पावर बोलते हैं, और ऐसे सुना होगा आपने बहुत से लोगों से, मैं वाट लगा दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। तो वो कौन करते हैं? जिनके पास पावर होता है, जिनके पास शक्ति होती है, वही। तो इस ट्रिक से अपन याद कर सकते हैं कि शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। ये अपना क्लियर हुआ, आंसर चला जाएगा सेकंड नंबर, मतलब सी वाला। ठीक, अब बात करते हैं आगे। देखिए शक्ति का जो मात्रक होता है वो तो हो गया वाट। अब शक्ति का जो सूत्र होता है पावर का, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। ठीक है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, ये इसका फॉर्मूला होता है, याद रख लेना। इसका ऐसा ही मात्रक वाट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति की इकाई है, वही क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हुआ है, इसका भी सही आंसर चला जाएगा वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक है फेराडे, न्यूटन, फर्मी, रदरफोर्ड। तो इसका सही आंसर चला जाएगा, बल को मापते हैं अपन किसमें? न्यूटन में। सही आंसर हो जाएगा अपना सी वाला। ठीक, न्यूटन में। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक है जूल, न्यूट्रॉन, वोट या फिर डायन। तो कार्य का मात्रक अपना क्या हो जाएगा? जूल। सही आंसर क्या हो जाएगा? जूल। ए, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं अपन जूल। छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है। आवृत्ति को मतलब मापने की कौन सी इकाई है? हर्ट्ज में मापते हैं या मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं या एडियन में मापते हैं या वोट में? तो आवृत्ति को मापने का जो इकाई है उसको मापते हैं अपन हर्ट्ज में। ठीक है, किस में मापते हैं? अपन हर्ट्ज में मापते हैं आवृत्ति को। और मनुष्य जो है ना, मानव, वो 20 हर्ट्ज से लेकर के, कहां से? 20 हर्ट्ज से लेकर के 2000 नहीं 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। जो ध्वनि की आवृत्ति होती है ना, वो 20 से हर्ट्ज से लेकर के 20,000 आवृत्ति की जो ध्वनि होती है उसको मनुष्य सुन सकता है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। विद्युत प्रतिरोधकता की इनमें से कौन सी इकाई है? तो इसमें बात करते हैं अपन फेराडे, वोल्ट, एमीटर या ओम। इनमें से देखिए कोई सी भी विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई नहीं है, क्योंकि विद्युत प्रतिरोधकता की जो इकाई होती है ना वो ओम मीटर होती है। क्या? ओम मीटर, ये होती है इसकी इकाई, जिसको अपन, इसका सिंबल जो होता है ऐसे करके मीटर। ठीक है, ये इसका सिंबल होता है।
अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर किसका मात्रक है? ये मीटर लिखा हुआ है, इसको आप मीटर समझिएगा। ओम मीटर मात्रक है। अभी जो अपने देखा था, ओम मीटर किसका मात्रक है? प्रतिरोधकता का। ठीक है, प्रतिरोधकता का सही आंसर हो गया सी। ये कौन सी 66वीं बीपीएससी में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखते हैं 10वां क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ये अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम में नहीं है, सुमेलित नहीं है कौन सा। देखिए, लेंस की क्षमता को यहाँ पे ये ऐसा ही मात्रक है। लेंस की क्षमता को मापते हैं डायोप्टर में। दाब या दबाव का जो मात्रक है वो पास्कल। रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो सक्रियता है उसको मापते हैं क्यूरी में, या उष्मा को मापते हैं जूल में। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? देखिए, इसमें उष्मा को जूल में मापते हैं, ये सही है। दबाव का जो ऐसा ही मात्रक होता है पास्कल होता है, सही है। लेंस की क्षमता डायोप्टर, सही है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो सक्रियता होती है ना, ये क्यूरी नहीं होती है। यहाँ क्यूरी नहीं होकर के क्या होती है? बेकुरेल। क्या होती है? बेकुरेल। इसकी जो बेकुरेल होती है, जिसका मात्रक होता है BQ। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं आगे। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? दूरी की, समय की, आयु की, या प्रकाश की तीव्रता की। जो प्रकाश वर्ष है ना, ये दूरी की मात्रक इकाई है। ठीक है, दूरी को प्रकाश वर्ष में मापते हैं। देखिए, कई दूरी को कोई मीटर में मापता है, कोई किलोमीटर में, ठीक है, कोई मील में। लेकिन जो बहुत ज्यादा लंबी दूरी होती है, या इस टाइप से समझा सकते हैं कि जो प्रकाश है ना, प्रकाश कौन? सूर्य का प्रकाश। ये प्रकाश है ना, ये एक साल में कितने? एक वर्ष में जितना दूरी तय करता है, ठीक है, जितना दूरी तय करता है, उस दूरी को बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। क्या? उसको बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष में दूरी को मापते हैं। ठीक है, एक वर्ष में जो एक वर्ष में प्रकाश जितना दूरी तय करता है, उस दूरी को बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करें तो उसको देखते हैं अपन 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ये इसकी मीटर में आ जाती है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है एक प्रकाश वर्ष बराबर 4 ऑप्शन दे देगा, और ऐसा ऑप्शन दे देगा 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखते हैं तो 12 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष होता है। पूछ रहा है प्रकाश वर्ष, जिसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है? वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, नहीं। वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, नहीं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपन ने अभी पहले देख लिया है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष है, ये फिर से एग्जाम में आया है। वह वर्ष जिसमें फरवरी 19 दिन की होती हो, ना। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, ये इसका सही आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, क्या बोल रहा है कि जो ये खगोलीय दूरियां होती है, इनको अपन प्रकाश वर्ष में ही क्यों मापते हैं? इसका क्या कारण है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, छोटी दूरियों को अपन मीटर किलोमीटर में भी माप सकते हैं, लेकिन जो खगोलीय दूरियां होती है, मतलब एक तरह से अपन मील या किलोमीटर में अपन ग्रह के बीच की दूरी माप सकते हैं। जैसे कि पृथ्वी और मंगल के बीच की कितनों किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, ठीक है, मंगल या बुध या पृथ्वी या बुध, ये ग्रहों के बीच की दूरियों तक तो किलोमीटर में जा सकता है या मील में जा सकता है। लेकिन अगर अपन बात करते हैं दो तारों के बीच की दूरी, जैसे सूर्य एक तारा है, ऐसा ही कोई दूसरा तारा, तो इस टाइप से अगर अपन दो तारों के बीच की बात करें तो ये एक मीटर या किलोमीटर या फिर मील में नहीं माप सकते इनको। ये एक माप तो सकते हैं, लेकिन ये एक सही मेथड नहीं है। तो इनकी जो बीच की दूरियां होती हैं, इनको अपन खगोलीय दूरियों में मापते हैं। तो इसका जो सही आंसर चला जाएगा, तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती है, तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है, या प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, या प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। तो इसका सही आंसर चला जाएगा आंसर डी। ठीक है, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में इसीलिए मापी जाती है कि जो प्रकाश की जो गति होती है ना, वो सदैव एक समान होती है, और बहुत लंबी दूरियां होती है खगोलीय दूरियां, इसीलिए इनको प्रकाश वर्ष में मापते हैं। साथ ही साथ इनको प्रकाश वर्ष के साथ में इनको एयू में भी मापते हैं। एयू, एयू मतलब कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दूसरा हो गया प्रकाश वर्ष, और तीसरा इसमें पारसेक में भी इसको मापा जाता है। ठीक है, दो खगोलीय जो खगोलीय दूरियां होती है, इनको पारसेक में भी मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है। देखिए, पारसेक जो होता है ना, ये प्रकाश वर्ष से भी बड़ा मात्रक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर चला जाएगा 3.25 प्रकाश वर्ष। कितना? 3.25 प्रकाश वर्ष। देखिए, अपन बात करते हैं, मैं आपको बताता हूं, एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर मैंने अभी बताया 9.6 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, अभी बताया था एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना होता है, और एक पारसेक बराबर, एक पारसेक, एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.262 प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष,
ये हो गया। तो इसका जो इसमें जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा रहा है 3.25 प्रकाश वर्ष। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट। पारसेक मात्रक है, किसका मात्रक है पारसेक? फिर से आ गया है, फिर से आ गया है कि पारसेक किसका मात्रक है। तो सबको पता है कि पारसेक किसका मात्रक है, दूरी का, प्रकाश की चमक का, समय का या फिर चुंबकीय बल का। तो सबको पता है पारसेक है एक दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन देखिए 2010 में आया हुआ है। ये सीधा सा बताने की कोशिश कर रहा है कि किसको अगर अपन गुणा करेंगे जिससे कि 3.9 इंच आ जाए। 1 मिलीमीटर को गुणा करने पे 3.9 इंच आता है, ये 1 सेंटीमीटर को गुणा करने पे आता है, ये 1 मीटर को। तो इसका जो सही आंसर चला जाएगा वो देखिए क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है अपना 0.39 इंच। ठीक, कितना होता है 0.39 इंच। तो इसका सही आंसर चला जाएगा आंसर बी। अब बात करते हैं आगे, मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है। देखिए कौन सी बिजली, ऑप्शन में है उत्पादित की जाती है या उपभोग की जाती है, जो खर्च करते हैं या जो बच जाती है बिजली, उसको मेगावाट में मापते हैं। देखिए आप कहीं भी सुने होंगे कि जितने जो बिजली उत्पन्न करने वाले प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि कोई डैम है या पवन चक्की है या सोलर पैनल लगा रखा है, तो उसमें यह बोला जाएगा कि ये जो डैम है इससे 1500 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाती है, या इस पवन चक्की से इतनी मेगावाट की बिजली उत्पादित की जाती है। तो जो मेगावाट जो इकाई है ना, ये जो उत्पादित की जाने वाली बिजली है ना, उत्पादित की जाने वाली, उसमें उसको मापा जाता है मेगावाट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सी सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है। देखिए कार्य को जूल में मापते हैं, बल को न्यूटन में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं और दाब को डाइन में मापते हैं। ये पूछ रहा है कि क्या ये सही है? तो देखिए बात करते हैं कि दाब, ये जो इसका जो मेल है ये सही नहीं है, दाब को डाइन में नहीं मापते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर चला जाएगा आंसर डी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा क्वेश्चन है? 20वां। क्या बोल रहा है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो इसका सही आंसर चला जाएगा 746 वाट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए नोट, जहाज के चाल की माप। ठीक है, नोटिकल मील, ये नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई होती है। एंगस्ट्रोम में क्या मापते हैं? प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की इकाई। या प्रकाश वर्ष एक समय मापन की इकाई है। तो देखिए इसमें जो सही आंसर चला जाएगा ना अपना, वो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, ये चला जाएगा प्रकाश वर्ष। ठीक है, समय मापन की इकाई नहीं है प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष है दूरी मापन की। ठीक है, समझ में आया? अभी अपन ने पढ़ा था कि एक प्रकाश वर्ष, जो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई जो दूरी होती है उनको एक प्रकाश वर्ष बोला जाता है। तो ये दूरी मापन की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तरंगदैर्ध्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की या वेग की? इसका सही आंसर चला जाएगा एंगस्ट्रॉम में तरंगदैर्ध्य को मापा जाता है। ठीक है, 64वीं बीपीएससी 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि ये सूची 1 और सूची 2 दे रखा है, इन एक दूसरे को अपन को मिलान कराना है। ठीक है, उच्च वेग किसमें मापते हैं? उच्च वेग को अपन मैक में मापते हैं, पैक नहीं है मैक। ठीक, तरंगदैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, अभी अपन ने पढ़ा था, सही है। दाब को किसको मापते हैं? पास्कल में दाब को मापते हैं, ये भी बात सही है। ऊर्जा को अपन मापते हैं जूल में, ये बात भी सही है। तो इसके जो जो ऑप्शन रहेंगे वो ऑप्शन यहां नहीं दे रखा है, लेकिन इसका ऑप्शन जो आएगा वो रहेगा ए में 1, बी में 2, ऐसे। ठीक है, सी में 3 और डी में रहेगा 4। इस टाइप से जो ऑप्शन रहेगा वो इसका सही आंसर रहेगा। अब देखिए एक और बात कर लेते हैं अपन, मैंने यहाँ पे बताया था एंगस्ट्रॉन। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉन किसकी इकाई है? तरंगदैर्ध्य की। बात करते हैं कि एक एंगस्ट्रॉन में क्या होता है। एक एंगस्ट्रॉन में 10 की पावर -10 मीटर होता है। ठीक है, 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है ना मिस प्रिंट है। इसमें बोल रहा है कि जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। पास्कल किससे संबंधित है? तो इसका सीधा आंसर चला जाएगा दबाव। दाब को अपन पास्कल में मापते हैं, सही है कि नहीं है? दाब को पास्कल में मापते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डेसिबल में ध्वनि की प्रबलता, सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, और सेल्सियस उष्मा की इकाई। तो ये तीनों सही है। सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं होती है, ये ताप की इकाई होती है। ठीक है, इसमें ताप को मापा जाता है उष्मा में। ठीक है, तो अपना ये हो गया सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है? उष्मा को कैलोरी में मापते हैं, सही है। किलो कैलोरी में मापते हैं, किलो जूल में मापते हैं, वाट नहीं है। वाट तो शक्ति का मात्रक है। ठीक है, किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? उष्मा की इकाई सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग या जूल? इसमें देखिए कैलोरी में उष्मा को मापते हैं, अर्ग में भी मापते हैं, जूल में भी मापते हैं, लेकिन सेंटीग्रेड में नहीं मापते हैं, क्योंकि सेंटीग्रेड तो किसकी इकाई है? तापमान की। ठीक है, यह है तापमान की इकाई है।
इसको तापमान को सेंटीग्रेड में मापते हैं, ठीक है। और जूल और अर्ग जो है ये उष्मा की इकाई है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए कई बार आपने सुना होगा कि उष्मा और ऊर्जा क्या चीज होती है। उष्मा और ऊर्जा क्या चीज होती है। देखिए ये कोई एक पिंड है, ठीक है, और ये कोई एक पिंड है। अगर ये इसमें कोई तापांतर है, तापांतर होने के कारण क्या होगी, ऊर्जा यहां से यहां इसमें ट्रेवल करेगी, ठीक है। अधिक ऊर्जा से कम ऊर्जा की तरफ मूव करती है। तो उष्मा और ऊर्जा में यही अंतर है कि जब इसमें रहेगी तो उसको बोलेंगे ऊर्जा, लेकिन जब ये ऊर्जा जो ट्रांसफर करती है, जो ये फॉर्म होता है, ट्रांसफर करने का फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं उष्मा, ठीक है। तो अपना ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। 1 किलोमीटर दूरी का क्या मतलब है, 100 मीटर, 1000 मीटर, या 1000 सेंटीमीटर, या 1000 मीटर, या 100 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर चला जाएगा सी, 1000 मीटर। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। पास्कल इकाई है। पास्कल देखिए दाब की इकाई होती है, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दाब की इकाई क्या है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा ए, न्यूटन वर्ग मीटर, ठीक है। न्यूटन वर्ग मीटर, या इसको ऐसे भी लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। दाब की इकाई ये हो गई। अब अगर बात करते हैं अपन आगे, तो देखते हैं पारिस्थितिक दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसकी इकाई है बार, नोट, जूल, ओम। तो बार में मापते हैं, इसका सही आंसर चला जाएगा ए, ठीक। अब अगर बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सी राशि का मात्रक नहीं है। तो अपन देखते हैं प्रतिबल, बल, विकृति या दाब। तो विकृति का मात्रक नहीं होता है, ठीक है। विकृति एक विमाहीन राशि है, और विमाहीन राशि का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, विमाहीन राशि का कोई मात्रक नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक बैरल तेल में लगभग कितना लीटर होता है। तो एक बैरल तेल में है ना, लगभग है ना 159 लीटर होता है। एक बैरल तेल में 159 मीटर होता है। अब बात करते हैं, लंबाई की न्यूनतम इकाई है माइक्रोन, एंगस्ट्रॉन, नैनोमीटर या फर्मीमीटर। तो देखिए मैं आपको कुछ बता देता हूं यहाँ पे, फिर आप खुद ही बता देंगे कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। देखिए 1 माइक्रोन बराबर 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। बात करते हैं 1 नैनोमीटर की। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं 1 एंगस्ट्रॉन बराबर, अभी मैंने बताया था 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 1 फर्मी मीटर। 1 फर्मी मीटर बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तो आप खुद देख लीजिए कि इस तरह से सबसे छोटा मात्रक कौन सा है, फर्मी मीटर, सही आंसर डी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्यूसेक में क्या मापा जाता है, जल की शुद्धता, जल का बहाव, जल की गहराई या जल की मात्रा। तो इसका सही आंसर चला जाएगा जल का बहाव। जल की बहाव को अपन शुद्धता में मापते हैं, ठीक है। सही आंसर सी हो गया है। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है। वायुमंडल की जो ओजोन परत की इकाई मापते हैं ना, उसमें किसमें मापते हैं, नोट में या डॉप्सन में या पॉज में या मैक्सवेल में। तो इसका सही आंसर चला जाएगा डॉप्सन में। जो ओजोन परत की मोटाई है ना, वो डॉप्सन में मापा जाता है। किसमें, डॉप्सन में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में, सही। डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है, तो ओजोन की सांद्रता, सही है। इस टाइप से अपन ने लगभग ये 38 क्वेश्चन कर लिए हैं इस टॉपिक से, और ये सारे के सारे टॉपिक, ये जो क्वेश्चन हैं वो सारे एकदम पीसीएस लेवल के एग्जाम्स में आए हुए हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आपने ये सारे कर लिए हैं बहुत अच्छे से तो बहुत अच्छा है, नहीं किए हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप इनको इस वीडियो को अच्छे से देखो। ऐसे ही अब जो अपन टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक रहेगा अपना मापक एवं यंत्र वाला, सेकंड टॉपिक। मापक और यंत्र वाला टॉपिक क्यों करेंगे, इसके लिए मैंने 4-5 क्वेश्चन डाले हुए हैं। 66वीं बीपीएससी में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 2018 बीपीएससी में आया है, 2023 में भी बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी पहले के बहुत क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं मैं, 4-5 क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं आपको, ताकि ये क्लियर रहे कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपको ये पहले दिखाता हूं। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मापक एवं यंत्र वाला, तो इससे पहले, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं। देखिए ये जो वीडियो है ये फिजिक्स का वीडियो है, इसमें मैं थोड़ा कम एक्सप्लेन कर पा रहा हूं, ठीक है। आगे जो वीडियो आएगा बायोलॉजी या फिर मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, या फिर जितने भी जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं बीपीएससी के लिए, उनमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन रहेगा, क्वेश्चन रहेगा और एक्सप्लेन रहेगा, ठीक है। उसके लिए अगर आप, ठीक है, बीपीएससी के लिए 4-5 वीडियो आएगा। देखिए एक तो बिहार स्पेशल का आएगा, ठीक है, बिहार स्पेशल का आएगा। दूसरा आएगा मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। तीसरा आएगा क्या होता है अपना साइंस, साइंस का फर्स्ट जो वीडियो है ये है ही, ठीक है। उसके बाद में केमिस्ट्री और बायोलॉजी का और आ जाएगा। उसके बाद में अपना जो इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट हो जाता है वो करंट, ठीक, ज्योग्राफी,
पॉलिटी, इस टाइप से है ना सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज रहेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन रहेगा। इसके लिए आप सब लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज इस जो अपना यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जितना हो सके कमेंट कीजिए, आपको क्या पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है आप बता सकते हैं, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट की मैं पहले वीडियो लेके आऊं ये बता सकते हैं। तो प्लीज सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। जितना व्यू आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कम से कम आप 50% भी सब्सक्राइब करोगे, 30% भी सब्सक्राइब करोगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, एग्जाम से पहले पहले सारे मैराथन बना करके डाल देना है, ताकि आपको बहुत ज्यादा इसमें आपकी जो तैयारी है उसमें वैल्यू एडिशन हो सके आपका, ठीक है। तो अब अपन शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मापक एवं यंत्र। इस टॉपिक का अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक क्या बोल रहा है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। मतलब इनमें से कौन लोग हैं जो सोनार का प्रयोग करते हैं? अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा या नौसंचालकों के द्वारा। तो सब लोगों को पता है कि सोनार का जो प्रयोग है वो नौसंचालक करते हैं, तो आंसर चला जाएगा इसमें डी। देखिए इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं कि क्या है सोनार के बारे में। ये जो सोनार है ना, ये क्या काम करती है, उच्च आवृत्ति की जो प्रासर्वित तरंगें होती है, ठीक है, कौन सी, जो उच्च आवृत्ति की प्रासर्वित तरंगें, कौन सी तरंगे, प्रासर्वित तरंगें। इन प्रासर्वित तरंगों को कहाँ करती है, महासागर के मतलब निचले भाग में, ठीक है, महासागर में भेजती है, महासागर में भेजती है। और महासागर में भेजने से क्या होता है कि जो महासागर के जो नीचे वाले हिस्से में, ठीक है, तल वाले हिस्से में कोई चीज अगर पड़ी हुई है, कोई वस्तु पड़ी हुई है, तो उस वस्तु की जो एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए इस सोनार का प्रयोग किया जाता है, कि वस्तु की जो वास्तविक स्थिति है ना, ठीक है, वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए, इस स्थिति का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। और कौन करते हैं, नौसंचालक। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो अभी अपन ने देखा सोनार का, आंसर चला जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनार में हम प्रयोग करते हैं, सोनार में कौन सी चीजों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं, या सर्वध्वनि तरंगों का प्रयोग करते हैं, या जो अल्ट्रासोनिक वेव है प्रासर्वित तरंगे या अपसर्वित तरंगे। अभी अपन ने देखे प्रासर्वित तरंगों का प्रयोग किया जाता है, जो मैंने ये लिखा था यहाँ पे, उच्च आवृत्ति की प्रासर्वित तरंगे, ठीक है। तो अपना इसका आंसर चला जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो ध्वनि की तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, को मापने वाला यंत्र है, ध्वनि की तीव्रता को कौन मापता है, क्रोनोमीटर, ऑडियोफोन, एनीमोमीटर या ऑडियोमीटर। तो सबको पता है कि ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा, ऑडियोमीटर के द्वारा। अब बात करते हैं एनीमोमीटर। ये एनीमोमीटर क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। एनीमोमीटर क्या करता है, जो ये वायु की वेग होता है ना, वायु की गति का मापन करता है। किसकी, वायु की गति का मापन करता है, वायु की गति का मापन एनीमोमीटर के द्वारा किया जाता है। और इसी के साथ जो क्रोनोमीटर है, ये क्रोनोमीटर क्या करता है कि किसी भी परिस्थिति हो, चाहे तापमान कम ज्यादा हो, आर्द्रता कम ज्यादा हो, या फिर वायुमंडलीय दाब कम ज्यादा हो, किसी भी परिस्थिति में टाइम का समय से मतलब परिशुद्धता के, पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है, टाइम मापन, ठीक है। और इसी के साथ में बताए ऑडियोफोन। ऑडियोफोन क्या करता है, ये जो जितनी भी जो ध्वनि होती है, उस ध्वनि को मतलब कि ध्वनि की जो सुधार करने के काम करता है, ध्वनि की जो सर्वे शक्ति होती है ध्वनि की, उसमें सुधार लाने का में प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। एनीमोमीटर से क्या मापन किया जाता है, देखिए, पानी के बहाव की गति, पानी की गहराई, वायु के वेग या प्रकाश की तीव्रता। अभी अपन ने देखा था कि एनीमोमीटर से क्या होता है कि वायु के वेग, ठीक है, वायु की गति का मापन किया जाता है एनीमोमीटर के द्वारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। देखिए क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ऐसा नहीं है कि सेम एग्जाम में है। एमपीपीएससी 2022 में आया है, उसके बाद में यूपीपीएससी 2016 में आया है, उसके बाद वायु की गति वाला एमपीपीएससी 2022 में फिर से आया है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको एक दो क्वेश्चन को अगर आप अलग अलग तरीके से 2-3 बार कर लोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि वायु की गति के द्वारा, मतलब वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है, बैरोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, एनीमोमीटर से या विंड चैनल से। तो सबको पता है कि एनीमोमीटर, एनीमोमीटर चला जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसी के साथ में एक चीज और देखते हैं, जो ये बैरोमीटर है ना, जो बैरोमीटर से क्या किया जाता है, वायुमंडलीय दाब, कौन सा, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है बैरोमीटर से किया जाता है। जो इसी के साथ में जो हाइड्रोमीटर है, इसमें क्या जल या जो द्रव है ना, इनका घनत्व है, घनत्व का मापन हाइड्रोमीटर से, ठीक है। एक होता है हाइग्रोमीटर और एक होता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से जल और द्रव का घनत्व का मापन किया जाता है, और जो हाइग्रोमीटर है उससे वायुमंडलीय जो आर्द्रता होती है उसका मापन किया जाता है। और एनीमोमीटर से मैंने बताई दी, हाँ, वायु की गति का मापन किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की गति का मापन फिर से आ गया, तो ये चला जाएगा एनीमोमीटर। ठीक है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है? एनीमोमीटर वायु की चाल बिल्कुल सही है, एमीटर विद्युत धारा बिल्कुल सही है, ट्रेकियोमीटर दाबांतर ये नहीं, ट्रेकियोमीटर से दाबांतर का पता नहीं किया जाता है। ट्रेकियोमीटर से क्या किया जाता है कि जो क्षैतिज दूरियां हैं या जो ऊर्ध्वाधर दूरियां हैं, उन दूरियों को त्वरित रूप से मापने में काम किया जाता है ये। ठीक है, और पायरोमीटर उच्च ताप। ठीक है, पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? ताप। याद रखना, पायरोमीटर से आगे और क्वेश्चन आएगा, पायरोमीटर से जो हाई टेम्परेचर होता है उसको मापा जाता है। एक्चुअल में जो दूर स्थित वस्तु होती है, ठीक है, जैसे सूर्य है या कोई दूसरा तारा है, तो उसके तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? वोल्टमीटर से, एमीटर से, वोल्टामीटर से या पोटेंशियोमीटर से? देखिए, विद्युत धारा का जो सही आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा एमीटर से। एमीटर से क्या मापी जाती है? विद्युत धारा। जो ये पोटेंशियोमीटर है ना, ये जो, ठीक है, वोल्टमीटर से विभवांतर। ठीक है, ये जो पोटेंशियोमीटर है ना, इससे क्या किया जाता है? ईएमएफ का मापन किया जाता है। ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में हिंदी में कहते हैं विद्युत वाहक बल। किसका? विद्युत वाहक बल का मापन। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से आएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर से पूछा है कि सुमेलित नहीं है। देखिए, वोल्टमीटर विभवांतर, एमीटर विद्युत धारा, सही है। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, जो गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध का मापन नहीं करता है भाई, ये आंसर अपना सही हो जाएगा। वैसे बोले कि सही सुमेलित नहीं है तो यही नहीं है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? अगर कोई परिपथ है, पूरे परिपथ में अगर कोई भी, अगर थोड़ी बहुत भी विद्युत धारा प्रवाहित कर रही है, तो उसका पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? ये 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन था। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर से मैंने अभी बताया था कि वायुमंडलीय दाब नहीं, आर्द्रता, उच्च ताप, घनत्व क्या, तो अभी बताया था उच्च ताप। ठीक है, उच्च ताप में पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जितने भी मतलब कि दूर स्थित ग्रह हैं, उनका जो तापमान है उसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर। आंसर जो इसमें सी दे रखा है ये गलत है, आर्द्रता नहीं है। आर्द्रता तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। आर्द्रता किसको मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। इसका आंसर मैं कर देता हूं, कौन सा है? उच्च ताप भी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? अत्यधिक उच्च ताप को मापने में कौन सा किया जाता है? पायरोमीटर। अभी जो मैंने बताया था कि पायरोमीटर का काम ही तापमान मापने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनीमोमीटर के द्वारा किसका मापन किया जाता है? वायु दाब का, गैसों का दाब का, या द्रव का घनत्व का, या सतह पर तेल का दाब? तो इसका सही आंसर चला है गैसों का दाब। ठीक है, गैसों का जो दाब होता है उसको एनीमोमीटर से मापा जाता है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित, अच्छा, अपन ने ये छोड़ दिया है थोड़ा, पायरोमीटर सीधे नीचे चले गए, उसके बाद में ये इधर रह गया थोड़ा बहुत क्वेश्चन। देखते हैं, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ठीक है, ये कौन सी तापमापी है जिसको पायरोमीटर कहा जाता है? पायरोमीटर का काम क्या है? मैंने बताया कि जो दूर स्थित ग्रह हैं, जो एक तरह से तारे हैं या कोई भी पदार्थ है, उसका तापमान का पता लगाना। एक तरह से जो हाई टेम्परेचर है उसका पता लगाना। कैसे पता लगाएंगे? सूर्य के तापमान का पता लगाएंगे, वो विकिरण, सूर्य से विकिरण निकलती है, तो उन विकिरणों के टेम्परेचर से उसका पता लगाएंगे। तो जो पायरोमीटर है ना, एक तरह से विकिरण तापमापी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयोग होता है? गैस थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। तो इसका सही आंसर चला जाएगा यही। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसमें पूछा था 2000 डिग्री सेंटीग्रेड और यहां पूछ रहा है 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इससे अगर 1500 से ज्यादा अगर तापमान को मापना है तो उसमें किसको उपयोग में लिया जाता है? तो पायरोमीटर, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? सन स्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को, या पौधे के ताप को? तो इसका सही आंसर चला जाएगा अपना सोलर रेडिएशन को, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अपन ने अभी देख लिया था, एनीमोमीटर से क्या किया जाता है? आंसर इसमें चले गैसों का दाब। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है। ऑडियोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। क्या? ऑडियोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। ओंडोमीटर क्या है? इसमें क्या बोल रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है। और फोर्थ है एमीटर, विद्युत शक्ति मापक यंत्र है। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है। एमीटर जो है ना, विद्युत शक्ति मापक यंत्र, ये नहीं है। आंसर इसमें अपना डी सही हो जाएगा। ठीक है, एमीटर का काम क्या है? एमीटर का काम है विद्युत धारा मापने का काम है। ठीक है, न कि विद्युत शक्ति का मापने का काम करता है एमीटर। ठीक है, तो ये विद्युत शक्ति नहीं आएगी। अगर विद्युत धारा मापक यंत्र आता तो ये सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब पूछ रहा है अभी। हाइड्रोमीटर, बेरोमीटर,
मैनोमीटर या हाइग्रोमीटर। देखिए हाइग्रोमीटर तो आर्द्रता मापने में किया जाता है, और जो हाइड्रोमीटर है जो है ये जो जल की जो घनत्व को मापने में किया जाता है, और जो अपना बैरोमीटर है ना, ये बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, और जो एक बात और है बैरोमीटर की, कि बैरोमीटर में जो पारा रहता है वो अगर अचानक से नीचे गिर जाए, ठीक है, तो वो एक तरह से तूफान का संकेत देता है कि मौसम कैसा होना है, तूफानी। तो इस बैरोमीटर में जो पारा है ना, पारा, ये अगर अचानक से नीचे गिर जाए, तो इसका मतलब ये बनता है कि जो मौसम है ना, ये तूफानी मौसम होने वाला है। ठीक है, ये तूफानी मौसम का संकेत देता है, अचानक से पारा गिरना बैरोमीटर में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग में लाया जाता है? तो आप सब लोगों को पता है पारा। वैसे तो बहुत चीजें प्रयोग में ली जाती है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो है ना बैरोमीटर में पारा का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है, दूध का, तो हाइड्रोमीटर से, ब्यूटेरियोमीटर से, लेक्टोमीटर से या थर्मामीटर से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर सी, लेक्टोमीटर से। दूध का जो आपेक्षिक घनत्व है वो लेक्टोमीटर से चला जाता है। और देखिए बात करते हैं ये ब्यूटेरियोमीटर, ब्यूटेरियोमीटर से क्या किया जाता है? इसमें दूध या जो भी कोई पदार्थ होते हैं ना, उसमें जो वसा की मात्रा होती है, ठीक है, इनमें क्या होगा, ब्यूटेरियोमीटर से दूध में वसा की मात्रा का पता करना। वसा की मात्रा का पता करने का काम करता है ब्यूटेरियोमीटर। ठीक, उसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? घनत्व को अभी बताया लेक्टोमीटर से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है लेकिन अलग अलग एग्जाम में, 2015 में आया है और यहाँ पे 2006 में आया है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम पास है, एक तरह से आपको याद होगा अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। तो इनको अगर आप 2 बार भी पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं क्वेश्चन खुद बना नहीं रहा हूँ कि मैं खुद मेरी मर्जी से बना रहा हूँ, ये सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट तो है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है, ठीक है, किसके द्वारा? आर्द्रता की बात करते हैं अभी, तो हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लेक्टोमीटर से या पोटेंशियोमीटर से? तो जो हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, ठीक है, तो आर्द्रता मापने का काम करता है हाइग्रोमीटर। कौन? हाइग्रोमीटर, जल की घनत्व का हाइड्रोमीटर। उसके बारे में बात करते हैं आगे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लिया जाता है? तो अभी देखा था अपना हाइग्रोमीटर। ठीक, हाइग्रोमीटर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइग्रोमीटर से नापा जाता है, अब ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, हाइग्रोमीटर मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया एक तरह से। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है। तो ये हो गया वातावरणीय दाब, उच्च ताप, वायु का वेग। तो इसमें जो सही आंसर चला जाएगा वो तो इनमें से है ही नहीं, यहाँ पे आंसर ए दे रखा है। तो इसका हाइड्रोमीटर से जो वायुमंडलीय जो आर्द्रता होती है उसको मापने का काम करता है। ठीक है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। आर्द्रता को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? ठीक है, हाइग्रोमीटर। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, देखिए अलग अलग एग्जाम से, यहाँ आरएएस में आया 1996 में, यहाँ बीपीएससी 2013 में आया है। ठीक है, इससे पहले ये क्या है, उत्तराखंड लोअर सब जो ये प्री है इस 2010 में आया है। तो ऐसे है ना, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है कि इनको बार बार अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिंगेल मेल स्केल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, किसके घनत्व के मापन में किया जाता है? ध्वनि, कोहरा, धुआं या फिर प्रदूषित जल? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा धुआं। धुआं का जो घनत्व है उसको मापन के लिए इस स्केल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ठीक है, ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए किया जाता है? हृदय के लिए, यकृत के लिए या फिर अग्नाशय के लिए या मस्तिष्क के लिए? जो ईईजी किया जाता है ना, वो मस्तिष्क के लिए किया जाता है। ठीक है, और ईसीजी किया जाता है ना, ईसीजी वो किया जाता है हृदय के लिए। ठीक है, तो आंसर चला जाएगा अपना डी, मस्तिष्क वाला। ठीक, उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्तदाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रक्तदाब के लिए स्पिग्नोमेनोमीटर। किसका? स्पिग्नोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्तदाब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वह है, उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश की तीव्रता, ये याद रखना, प्रकाश की तीव्रता को एनीमोमीटर, लेक्सीमीटर, कोलोरीमीटर या एल्टीमीटर? तो इसका जो सही आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा लेक्सीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रडार उपयोग में आता है, किसके उपयोग में आता है? प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, या रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में? तो ये आंसर सही चला जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये अपने देखा था रडार के बारे में। और इसी के साथ मैं आपको और बता देता हूं कि जितनी भी दूर की वस्तु होती है उन वस्तुओं की अगर स्थिति को पता, उसकी लोकेशन का पता करना हो, वो किस ऊंचाई पे है उसकी हाइट का पता करना हो, या वो किस दिशा में मूव कर रही है, उसकी स्पीड कितनी है, वो सारे काम करता है रडार। ठीक है, उन सारे काम का पता करने का काम है रडार का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है?
ठीक। रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? हिमनदी की चाल नहीं, जनसंख्या वृद्धि बिल्कुल नहीं, भूकंप की तीव्रता बिल्कुल सही बात है, भूकंप की तीव्रता जो है ना रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है। ठीक है, आंसर सी। रिएक्टर पैमाने मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, फिर से आ गया भूकंपीय लहरों का आयाम। ठीक है, सही चला जाएगा। उसके बाद में देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। सेल्सियस ताप को सेल्सियस में मापते हैं, किलोवाट में विद्युत को मापते हैं, RH गुणांक में रक्त को मापते हैं, या रिएक्टर पैमाने पर आर्द्रता। देखिए रिएक्टर पैमाने पर आर्द्रता थोड़ी मापते हैं, इस पे तो भूकंप मापते हैं, तो आंसर अपना सही चला जाएगा कि उसमें सुमेलित नहीं पूछा है, आंसर डी चला जाएगा। ठीक है, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? बात कर रहे हैं भूकंप मापी यंत्र का, तो भूकंप मापी यंत्र क्रेस्कोग्राफ, सेस्मोग्राफ, गीगर काउंटर या रेन गेज। भूकंप मापी यंत्र सेस्मोग्राफ हो गया। ठीक है, सेस्मोग्राफ या सिस्मोग्राफ। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं आगे। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, सिस्मोग्राम, सेस्मोस्कोप, सेस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर। सारे ये ऑप्शन है ना, ये एक दूसरे से मिक्स लगते हैं, तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन को है ना अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ने का मतलब यह है कि इनके जो ऑप्शंस हैं उनको दे दें। ये सिस्मोग्राम, भूकंप तरंगों का मापन पूछा है, सिस्मोग्राम, सिस्मोस्कोप, सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर, तो इसका सही आंसर चला जाएगा, वो क्या चला जाएगा? सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ में ही भूकंप की तरंगों का मापन किया जाता है, आंसर चला जाएगा बी, सिस्मोग्राफ। उसके बाद में देखते हैं निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? भूकंप की जो तीव्रता है वो कितनी है? सिस्मोग्राम के द्वारा, क्रोमोग्राफ के द्वारा, स्टेथोस्कोप के द्वारा, पेरिस्कोप के द्वारा। सही आंसर ए। ठीक है, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? भूचाल, आंसर सी। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? ठीक है, फेदोमीटर का उपयोग, तो इसका सही आंसर है समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? मैनोमीटर, दाब, सही है। कार्ब्यूरेटर, ठीक है, कार्ब्यूरेटर है ये, इसमें आंतरिक दहन इंजन, ये भी सही है। ठीक है, कार्डियोग्राम के द्वारा हृदय की गति का पता करते हैं, ये भी सही है। उसके बाद में सिस्मोमीटर, सिस्मोमीटर से पृष्ठतल की वक्रता थोड़ी ज्ञात की जाती है, ये आंसर इसमें हो जाएगा अपना सही, क्योंकि ये गलत है। उसके बाद में नेक्स्ट पता करते हैं, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? पॉलीग्राफ, गायरोस्कोप, पायरोमीटर, काइमोग्राफ, तो इसका सही आंसर जाएगा पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ में क्या किया जाता है? झूठ का पता लगाया जाता है। और जो ये पायरोमीटर है, उच्च ताप को मापने का यंत्र है ये, पहले मैं बता दिया पायरोमीटर के बारे में बात किया जाए, जितना भी हाई टेम्परेचर उसको मापने का काम करता है पायरोमीटर। और जो गायरोस्कोप है ये वाला, ठीक है, इसका काम क्या किया जाता है कि जो चलती फिरती वस्तुएं हैं, ये घूमती वस्तुएं हैं, उनकी गति का मापन करता है ये गायरोस्कोप। ठीक है, ऊर्ध्वाधर तल, ठीक है, और क्षैतिज तल, ये ऊर्ध्वाधर तल और ये क्षैतिज तल में कोणीय दूरी का मापने में मतलब कौन सा यंत्र उपयोग में लिया जाता है? तो कोणीय दूरी के लिए जो यंत्र उपयोग में लिया जाता है वो थियोडोलाइट। कौन सा? थियोडोलाइट कोणीय दूरी के लिए किया जाता है, आंसर डी चला जाएगा अपना, कोणीय दूरी के लिए थियोडोलाइट। उसके बाद में अपना लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार कीजिए, कौन सी क्रिया है? कार क्रैश या फिर टक्कर? टक्कर का जिससे एयर बैग लगभग तुरंत फैल जाते हैं, जब कार में टक्कर होती है तो एयर बैग लगभग तुरंत फैल जाते हैं, का पता लगना। ठीक है, पहले स्टेटमेंट को पूरा पढ़िएगा, उसके बाद में समझ में आएगा क्या पूछना चाह रहा है। जब कार क्रैश होती है तो उसमें क्या होता है? एयर बैग लगभग तुरंत खुल जाते हैं, उसका पता लगना। या जब लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ने का, जिससे क्या कि हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है, ठीक है, उसका पता लगना। या फिर जब स्मार्टफोन झुकाव करता है, स्मार्टफोन को जब अपन टिल्ट करते हैं, थोड़ा बहुत मोड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप मोड के बीच प्रदर्शन यानी कि डिस्प्ले घूम जाता है, उसका पता लगना। इनमें से क्या पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कितनी क्रियाओं में त्वरणमापी जो है ना एक यंत्र है के कार्य की आवश्यकता है? ठीक है, तो इसमें देखिए जब कार क्रैश होता है तो एक डिवाइस लगा रहता है त्वरणमापी, ऑटोमेटिक है ना एयरबैग खोल देता है। जब लैपटॉप अचानक से नीचे गिरता है तो हार्ड ड्राइव को वो तुरंत बंद कर देता है। या जब अपन स्मार्टफोन को थोड़ा बहुत भी टिल्ट करते हैं तो पोर्ट्रेट से लैंडस्केप मोड में चला जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इन तीनों चीजों में ही त्वरणमापी का आवश्यकता होती है, तो ये आंसर चला जाएगा सी। ठीक है, आंसर सी। देखिए ये अपना टॉपिक हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अपन देखेंगे गुरुत्व के अधीन गति मतलब ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी वाला जो जो अपना टॉपिक है, इस टॉपिक के क्वेश्चन देखेंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पे है ना बहुत मतलब सारे मैराथन आने वाले हैं सारे सब्जेक्ट के, तो प्लीज सभी लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे गुरुत्व के अधीन गति। तो चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है गुरुत्व के अधीन गतियां मतलब ग्रेविटी वाला टॉपिक है। देखिए ये टॉपिक का इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूँ, क्यों ये टॉपिक अपन कर रहे हैं, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि इस टॉपिक से ऑलरेडी 67th बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। इसी के साथ 67th का बीपीएससी का जो री एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन आया। उसके बाद देखते हैं 70th बीपीएससी में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। और 47th बीपीएससी मतलब ये बहुत पहले का हो गया, लेकिन बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो 47, 48, ठीक है, 53,
61, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत से, लेकिन ये ज़्यादातर लेटेस्ट है। देखिए 66 में 2 बार दोनों एग्जाम में आया है और 69 में भी इसे क्वेश्चन आया है। तो शुरू करते हैं अपन इसका। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही यह बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। ठीक है, कि न्यूटन से पहले, सबसे पहले न्यूटन ने इसको मतलब ऑफिशियल रूप से बताया, लेकिन उससे पहले किसने बता दिया था ये बात। तो ये इसका सही आंसर चला जाएगा, वो चला जाएगा ब्रह्मगुप्त। ठीक है, ब्रह्मगुप्त जी ने ये पहले ही बता दिया था। ब्रह्मगुप्त कौन थे? ये एक क्या थे कि गुप्त काल के, ठीक है, गुप्त काल के नहीं, गुप्तोत्तर काल के, गुप्त के बाद का जो काल आया वो गुप्तोत्तर काल के। ठीक है, किसके? गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल के क्या थे ये? एक तो गणितज्ञ थे, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थी। ठीक है, खगोल शास्त्री, खगोल शास्त्री थे और साथ ही साथ गणितज्ञ भी थे। तो इन्होंने क्या बताया था कि जो पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं गिरती हैं उसका कारण है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरता है। और उन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था, उस सिद्धांत का नाम है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? मैं बता देता हूं, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ठीक है, ये याद कर लेना। उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स न्यूटन ने, चार्ल्स बेबेज ने, आइजैक न्यूटन ने। तो इसका सही आंसर चला जाता है सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया था ये दिया। इन्होंने क्या किया, तो 3 तो इन्होंने गति के नियम दिए थे, इन्होंने न्यूटन ने। ठीक है, 3 तो इन्होंने गति के नियम दिए थे। तीनों गति के नियम किसके? न्यूटन के हैं। और साथ ही साथ इसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी इसी ने दिया था। ठीक है, जो ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी इन्होंने दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो फिर वही बात है, न्यूटन, अपन ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसमें एक्सप्लेन करने की कोई दिक्कत बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते। सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? इसका सही आंसर होता है गुरुत्व नहीं होता है, गुरुत्व नहीं होता है। और साथ ही साथ एक बात और है कि जो है अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनकी जो पेशीय जो क्षमता होती है, ठीक है, पेशीय क्षमता, उनमें क्या होता है कि क्षय होने लगता है, वो कमजोर होने लग जाती है, पेशीय क्षय होने लग जाते हैं। और साथ ही साथ अस्थियों के घनत्व में भी कमी आने लगती है। ठीक है, अस्थियों के घनत्व में भी कमी आने लगती है। इस कारण से अंतरिक्ष यात्री सीधा खड़ा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्या बोल रहा है। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाए, ठीक है, अगर ये मान लीजिए पृथ्वी है, उसके चारों तरफ एक अंतरिक्ष यान चक्कर लगा रहा है, वहां से अगर एक सेब छोड़ा जाए तो क्या होगा? ऑप्शन देखिए, पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिवान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा, या अधिक गति से गतिवान होगा। तो इसका सही आंसर चला जाएगा आंसर सी। ठीक है, कि अंतरिक्ष यान के साथ साथ वह उसी गति से गतिवान होगा, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण का अभाव होता है, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, इसी कारण वह भी सेम गति के साथ, उसके जो वाहन है अंतरिक्ष वाहन, उसके साथ साथ गति करेगा। उसके बाद में क्वेश्चन देखते हैं कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्योंकि क्यों नहीं गिर जाती? क्योंकि वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, मतलब टॉप से, ये भी सही नहीं है। वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है। यह गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो रेखा है वो तल के अंदर रहती है। ये बात इसकी सही है। ठीक है, इसकी ये बात सही, क्योंकि गुरुत्व केंद्र वो चीज होती है, गुरुत्व केंद्र वो बिंदु होता है जहां से क्या वस्तु का पूरा द्रव्यमान एक जगह संकेंद्रित रहता है। ठीक है, गुरुत्व केंद्र वो चीज होती है जहां पूरी वस्तु का द्रव्यमान एक जगह रहता है। ठीक है, अगर वहां से अगर लाइन गुजरेगी, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की जो लाइन, ठीक है, तो वो उसके तल के अंदर रहती है, इसलिए वो नहीं गिरी। अगर ये जो पीसा की मीनार है, अगर ये थोड़ी बहुत और झुक जाती है, ठीक, और झुकने से क्या होगा, उसका गुरुत्व केंद्र बदल जाएगा, और ठीक है, वहां से जो ऊर्ध्वाधर लाइन है वो नहीं गुजर पाएगी, तो वो गिर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है अभी उसके स्थान पर दुगनी होती है, ठीक है, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को अगर दुगना कर दिया जाए तो इसका गुरुत्वाकर्षण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन है कि अब जितना है उसका दोगुना होगा, अब जितना है उसका 4 गुना होगा, अब जितना है उसका चौथा भाग रहेगा, और अब जितना है उसका आधा रहेगा। आंसर चला जाएगा अब जितना है उसका चौथा भाग रहेगा कम, क्योंकि इसकी दूरी को कितना कर रहे हैं, दुगना कर रहे हैं। कैसे? देखिए क्यों होता है, क्योंकि देखिए एक सूत्र होता है F बराबर G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, अगर इसकी दूरी को अगर दुगना करेंगे अपन, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ऊपर वाली को नहीं छेड़ते अपन, ऐसे कैसे रखते हैं, G m1 m2 अपॉन में अगर r स्क्वायर की जगह मान लीजिए 1 का स्क्वायर करते हैं, मान लीजिए कि 1 किलोमीटर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, इसको अगर दुगना कर देते हैं तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। इसको दुगना कर देते हैं तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। सही है कि नहीं है? तो ये क्या होगा, अब जितना है उसका चौथा भाग रहेगा। ठीक है, आंसर अगर इसकी जगह 1 ना रख करके अपन 4, अभी मान लीजिए 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और अगर इसका डबल करेंगे तो 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा तो 16 हो जाएगा। तो फिर वही रेशो आ रहा है। ठीक है, तो बात यही है कि इसका
चौथा भाग रह जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, शून्य होता है, अपरिवर्तित होता है, या परिवर्तनशील होता है, या सभी गलत है। इसका सही आंसर चला जाएगा अपरिवर्तित रहता है। क्यों परिवर्तित रहता है? क्योंकि आदर्श परिस्थिति में अगर देखते हैं अपन, तो वायु का प्रतिरोध को अगर नगण्य मान लेते हैं, ठीक है, आदर्श परिस्थितियों में यही होता है कि वायु का प्रतिरोध को अपन नहीं मानते हैं। तो अगर वायु प्रतिरोध नहीं कर रही है, कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है, तो उसका भार में क्या परिवर्तन आएगा? कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर चला जाएगा बी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद, ये तीन है, पंख, रबड़ की गेंद और लकड़ी की गेंद, निर्वात में, ठीक है, ये कंडीशन ध्यान रखना, निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं, एक साथ गिर रहे हैं तीनों चीज, ठीक है, एक साथ तीनों चीज गिर रहे हैं निर्वात में, तो क्या होगा? ऑप्शन दे रखा है। पंख सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगा, रबड़ की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगी, लकड़ी की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगी, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। सही आंसर यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि निर्वात में जो वस्तु है उसका एक समान त्वरण रहता है, त्वरण उसका एक समान रहता है, तो इस कारण, और साथ ही साथ वायु का प्रतिरोध भी नहीं रहता है, तो इस कारण से तीनों वस्तुएं हैं एक समान रूप से जमीन पर गिरेंगी अगर निर्वात की बात करते हैं तो। ये 67वीं पीपीसी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाएगा। ठीक है, एक तो लकड़ी का एक ले लेंगे, एक लोहे का और मोम का, ठीक है, एक टुकड़े ले लिए जिनका आकार रहेगा समान, उनको पृथ्वी पर गिराया जाएगा। तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी पर पहुंचेगा? लकड़ी, लोहा, मोम, ये सभी साथ साथ पहुंचेंगे। तो क्या होगा? सभी साथ साथ पहुंचेंगे। साथ साथ पहुंचने का भी वही कारण है कि अगर आदर्श परिस्थिति में अगर देखते हैं ना, तो वायु का प्रतिरोध को अपन नगण्य मान लेते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर वायु प्रतिरोध नहीं कर रही है तो तीनों एक साथ गिरेंगे। साथ ही साथ ये एक समान ऊंचाई से गिर रहे हैं, ठीक है, ये बात है कि एक समान ऊंचाई से गिर रहे हैं। अगर मान लीजिए 2 kg का कोई पत्थर है और यहाँ है 1 kg का पत्थर, ठीक है, दोनों को अगर समान ऊंचाई से अगर छोड़ेंगे ना एक साथ, तो दोनों ही सतह पे है ना समान टाइम पे आएंगे, एग्जैक्ट साथ आएंगे, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई समान है, तो इस कारण से। अब बात करते हैं कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिरने पर क्या होता है? समान ऊंचाई से पृथ्वी पर दोनों एक समान गिरेगी, एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, कुछ अंतराल में गिरेगी। तो इसमें देखिए लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, क्योंकि ये हवा की बात कर रहा है, हवा में तो वायु क्या कर देगी? प्रतिरोध करेगी, तो इसलिए जो लोहे की गेंद है वो जल्दी गिर जाएगी। वो भार में क्या होती है कि ज्यादा, उसका भार ज्यादा रहेगा, वैसे तो लकड़ी का भी भार समान है, लेकिन उसमें प्रतिरोध होने के कारण क्या होगा? वो ज्यादा टाइम ले लेगी सतह पर आने में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 गेंद है, ए और बी, एक 10 किलो की है, एक 1 किलो की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, तो निम्न में कौन सा सही है? अभी मैंने बताया था एक 10 किलो की है और ये 1 किलो की है, ठीक है, दोनों की ऊंचाई कितनी है? ये हाइट कितनी है? 20 मीटर, 20 मीटर हाइट है ये, ठीक है, तो एक साथ अगर इनको गिराया जाएगा तो ये सतह पे तो एक साथ पहुंचेगी। अभी मैंने बताया तो क्या है? भूमि पर ए पहले पहुंचेगी नहीं, भूमि पर बी पहले पहुंचेगी नहीं, भूमि पर ए और बी दोनों एक साथ पहुंचेंगे, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलग अलग द्रव्यमान की 2 वस्तुएं हैं जो चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? अगर उनकी चंद्रमा की सतह पर अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को गिरा जाएगा तो क्या हो जाएगा? अलग अलग त्वरण होगा, उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, समान परिमाण के बल का अनुभव होगा। तो इसका सही आंसर चला गया किसी भी क्षण उनका वेग एक ही होगा। वहां पे क्या है कि वहां पे जो है ना, गुरुत्वाकर्षण तो है चंद्रमा पे भी, लेकिन वहां वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या है कि प्रतिरोध उत्पन्न नहीं हो पाएगा, इसीलिए उनका वेग एक समान ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। कथन 1 दे रखा है कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। सही बात है। अगर मान लीजिए कि पृथ्वी में किसी व्यक्ति का 60 kg का है कोई व्यक्ति, तो चंद्रमा पे जाएगा तो वो 10 kg का हो जाएगा। इसका कारण दे रखा है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ये बात तो गलत है, क्योंकि चंद्रमा पर भी गुरुत्वाकर्षण तो है, ठीक है, इसका कारण ये सही नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन चला जाएगा, कथन सही है परंतु कारण गलत है। ठीक है, आंसर ये, क्योंकि अगर बात करते हैं चंद्रमा की, जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण अगर है, उसके गुरुत्वीय त्वरण से चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण है जी, वो 1/6 गुना कम होता है। ठीक है, इसीलिए क्या है कि उसका वजन जो है ना कम रहता है। तो ये तो सही है, कथन तो सही है, लेकिन कारण गलत है। ठीक है, बात करते हैं आगे। किसी पिंड का भार इस ऑप्शन में दे रखा है, पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है। कोई पिंड है, उसके जो पृथ्वी का कोई भी तल है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये इसके ध्रुव है, अगर किसी पिंड को यहाँ रखेंगे तो उसका भार समान रहेगा यहाँ भी, या फिर यहाँ पे रखेंगे, या फिर जो भूमध्य रखेंगे यहाँ पे भी। तो इसका बोलने का मतलब यह है कि किसी भी तल पर रखेंगे, कहीं भी रखेंगे, उसका जो भार रहेगा वो समान रहेगा। ध्रुवों पर सर्वाधिक रहेगा, यह विषुवत रेखा पर अधिक होगा, या मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होगा? तो सही बात है कि यह ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। देखिए ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है, ये दो ध्रुव हो गए। देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक तो है ना पृथ्वी का जो केंद्र से यहाँ पे दूरी बढ़ रही है, तो केंद्र से जितना दूर जाएंगे वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कम लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो देख केंद्र के नजदीक है एकदम, ठीक है, यहाँ थोड़ी दूरी पे है। दूरी अगर ज्यादा रहेगी तो अभी मैंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है,
तो दूरी जितना ज्यादा तो गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कम रहेगा। दूसरी बात यह है कि पृथ्वी भी क्या है कि अपने एक्स पर घूर्णन करती है। अपने एक्स पर घूर्णन करने के कारण यहाँ पे क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ठीक है, बाहर की तरफ किसी वस्तु को बाहर की तरफ फेंकती है। तो यहाँ पे दूसरा कारण यह हो गया, यहाँ पे किसी भी वस्तु का जो भार रहेगा वो कम रहेगा, बल्कि गुरुत्वाकर्षण जो रहेगा वो ध्रुवों पर सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है, आंसर बी। उसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यदि पृथ्वी की घूमने की गति, जो घूर्णन गति है, ठीक है, उसको बढ़ा दिया जाए, उसको बहुत तेज कर दिया जाए, तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? मैंने बताया कि जितना तेज अगर भूमध्य रेखा पर अगर कोई वस्तु है, जितना तेज अगर पृथ्वी घूमेगी तो उसका जो गुरुत्वाकर्षण जो कम होगा, वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा, तो उसका भार भी कम हो जाएगा, ठीक है, भार बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, सही आंसर चला जाएगा, भार घट जाएगा। 67वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए, मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके आइए, क्योंकि इस चैनल पे है ना, इस चैनल पे देखिए हिस्ट्री का आएगा, ठीक है, हिस्ट्री का मैराथन वीडियो आएगा, जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जितने भी पीसीएस लेवल के, ये आपके लिए वैल्यू एडिशन का काम करेगा, ठीक है। ऐसे ही बिहार स्पेशल का आएगा, ठीक है, बिहार स्पेशल का आ जाएगा, हिस्ट्री बिहार स्पेशल, ठीक है, साइंस का आ ही रहा है, ठीक। उसके बाद में एक और देखते हैं, तो अपना क्या बताएं, इंपोर्टेंट करंट, ठीक है, करंट अफेयर। उसके बाद में भी देखते हैं तो जियोग्राफी और पॉलिटी, ठीक है, ये सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन सबका मैराथन वीडियो आएगा और सारे पीवाईक्यूज ही रहेंगे। देखिए, फिजिक्स है इसलिए इसमें इतना ज़्यादा मैं नहीं समझा पा रहा हूँ और समझाने की इतनी ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। देखिए, अगर आप टॉपिक वाइज ये पीवाईक्यूज कर लेते हैं ना, तो यहाँ से कवर हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, यहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा तो आपका कवर हो जाएगा। वैसे आपने अगर कहीं से थ्योरी पढ़ी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आएगा। बाकी जो अपनी मॉडर्न हिस्ट्री है या फिर बिहार स्पेशल है, ठीक है, उन सब में एक्सप्लेन भी रहेगा क्वेश्चन के साथ साथ, और वो भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारहीनता होती है, भारहीनता, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति को भारहीनता बोलते हैं, या जब गुरुत्वाकर्षण घटता है उसको बोलते हैं, निर्वात की स्थिति में, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, भारहीनता मतलब कि भार कम महसूस होना, तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, जब गुरुत्वाकर्षण ही नहीं रहेगा तो वो एक तरह से भार ही नहीं रहेगी वस्तु, ठीक है कि नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए, ठीक है, क्या बोल रहा है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अगर अचानक से लुप्त हो जाए तो क्या होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ये बात तो सही है कि द्रव्यमान तो वही रहेगा, वस्तु का भार शून्य हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण अचानक से लुप्त हो जाएगा, तो गुरुत्वाकर्षण अगर नहीं रहेगा तो भार कैसे रहेगा? वस्तु का द्रव्यमान शून्य, द्रव्यमान कभी शून्य नहीं होता है, चाहे उस पर गुरुत्वाकर्षण लगे या नहीं लगे, ठीक है, द्रव्यमान तो रहेगा ही रहेगा, भार वही रहेगा, गलत बात है। वस्तु का भार और द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, नहीं, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा ना, आंसर ए, ठीक है, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसीलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या है? उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है, चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो आंसर चला जाएगा ये, ठीक है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, इसलिए वो पृथ्वी पर नहीं गिर पाता है, ठीक है। और पृथ्वी का जो आकर्षण है, केंद्र जो है ना, गुरुत्वाकर्षण, वो उसको इतना त्वरण देता है कि वो नीचे नहीं गिर पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? कि ये पृथ्वी है, ये वो अपने एक्स में ऐसे चक्कर लगाता रहता है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? अब केंद्रीय बल, केंद्राभिमुखी बल, या गुरुत्वाकर्षण बल, या इसकी कमी हो जाए, या कोई अन्य बल के कारण ऐसा करेगा, ठीक है, पृथ्वी पर लगातार चक्कर क्यों लगाएगा? तो उसका सही आंसर चला जाएगा ये, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। अब देखते हैं उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भू उपग्रह, भू उपग्रह मतलब पृथ्वी के चारों ओर अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है, ठीक है, जो प्राप्त होता है क्या? उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, या उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो इसका सही आंसर चला जाएगा बी, आंसर बी, पृथ्वी के द्वारा उपग्रह पर जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, इस कारण वो निरंतर अपनी कक्ष में निरंतर गति करता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा कि उसका भार ज्यादा है? जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जाएगी, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट ही। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो भार ज्यादा महसूस होता है, कभी भी देखा होगा। अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आती है त्वरित रूप से, ठीक है, उसका लगातार वेग बढ़ता रहता है, तो उस अपने को भार कम महसूस होगा, ठीक है, आंसर ए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोलक की कालावधि, टाइम पीरियड, ठीक है, किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, या तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है? देखिए, जो लोलक होता है ना, उसकी जो कालावधि है ना, टाइम पीरियड, वो किस पे निर्भर करता है? वो एक तरह से है ना, लंबाई पे निर्भर करता है, ठीक है, आंसर बी। क्यों? क्योंकि इसकी कालावधि का जो फॉर्मूला होता है वो रहता है टी बराबर 2 पाई रूट एल अपॉन जी,
एल मतलब कि लंबाई, अगर इसकी लंबाई ज्यादा है, ठीक है, लंबाई ज्यादा रहेगी तो इसका आवर्तकाल भी ज्यादा रहेगा, ठीक है, लंबाई कम रहेगी तो आवर्तकाल भी कम रहेगा, ठीक है, आंसर चला जाएगा पी। उसके बाद में देखते हैं 25वां, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों? तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है यहीं पे आ गया है, गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। आंसर चला जाएगा सी, क्योंकि जो आवर्तकाल जो होता है ना, वो लोलक लंबाई पर निर्भर करता है, तो गर्मियों में थोड़ी लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए उसका जो आवर्तकाल भी है ना बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल क्या होगा? देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक झूला है, ठीक है, यहाँ पे कोई बैठा है, ऐसे झूल रहा है, अगर वो खड़ा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अभी इसकी लंबाई है मान लीजिए कि एल, ठीक, अगर वो खड़ा हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा उसका सिर, तो ये लंबाई कम हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी L1, ठीक है, तो इसकी लंबाई कम होने के कारण इसका आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, कम होगा, क्योंकि आवर्तकाल का मैंने फॉर्मूला बताया था अभी 2π√L/g। अगर लंबाई इसकी कम हो जाएगी तो आवर्तकाल कम हो जाएगा, अगर लंबाई इसकी ज्यादा हो जाएगी तो आवर्तकाल भी ज्यादा होगा। अगर ये बैठी है तो खड़ी होने पे इसकी लंबाई तो कम हो जाएगी एक तरह से इस झूले की, तो ठीक है, इसकी लंबाई बढ़ रही है तो इसकी तो कम होगी, ऊपर से ये तो कम हो जाएगी, तो कम होने के कारण क्या होगा, इसका आवर्तकाल भी कम हो जाएगा, आंसर ए। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है कब? ग्रीष्म ऋतु में, बसंत ऋतु में, या शीतकाल में, या वर्षा ऋतु में? आंसर चला जाएगा अभी शीतकाल में, क्योंकि शीतकाल में क्या होगा, जो ये जो इसका पेंडुलम होता है इसकी हाइट क्या होती है, कम हो जाती है, लंबाई कम हो जाती है, क्योंकि सिकुड़ जाता है, इस कारण से वो तीव्र गति से तभी चल पाती है जब शीत मतलब कि शीतकाल में। पृथ्वी का प्लाइन वेग कितना है? पृथ्वी का प्लाइन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्लाइन वेग वह वेग होता है जिसमें क्या होता है कि 11.2 सेकंड पृथ्वी का है किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब वह वेग जो पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण को पार, जो सीमा है उसको पार करने के लिए जो आवश्यक वेग होता है, वह न्यूनतम वेग, जिस अगर उससे कम वेग से अगर किसी भी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकेंगे, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, यहां से अपन को रॉकेट छोड़ना है, उसका वेग अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम रहेगा तो वो गुरुत्वाकर्षण का जो मान लीजिए सीमा ये है, वो उसको पार ही नहीं कर पाएगा, यहीं से वापस गिर जाएगा, ठीक है। अगर उसका 11.2 किलोमीटर मिनिमम अगर इतना रहेगा तो वो अपनी इस जो गुरुत्वाकर्षण जो सीमा है उसको पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होना जरूरी है, जबकि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है ना, किसका, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम है, इसीलिए वहां का जो पलायन वेग भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कितना है, 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है, 2.4 किलोमीटर उसकी जो पलायन वेग है, और इसी कारण से चंद्रमा पर क्या है कि वातावरण जो वायुमंडल नहीं है, गैसें नहीं है, क्योंकि जो गैसों का जो वेग होता है वो कहीं ना कहीं इस 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा होता है, इसीलिए वो क्या करती है कि अपने जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़ करके अंतरिक्ष में चली जाती है वहां से। और यहाँ पे जो चंद्रमा, जैसे मान लीजिए ये चंद्रमा है, इसका जैसे मान लीजिए ये वायुमंडल का क्षेत्र है पूरा, यहाँ पे गैस है, ये गैसों का वेग ही इतना ज्यादा होता है 2.4 किलोमीटर से ज्यादा, कि वो यहाँ से छोड़ करके अंतरिक्ष में चली जाती है, तो यहाँ वैक्यूम बन गया, ठीक है, तो इस टाइप से वहां निर्वात है, ठीक है, वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाएगा तो क्या होगा? मैंने पहले ही बता दिया कि वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगी, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, सही बात है, एकदम सही बात है, पृथ्वी पर आ गिरेगी। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार होगा, अगर भार नहीं रहेगा, ठीक है, भारहीनता की अगर अवस्था रहेगी तो मोमबत्ती की ज्वाला, जैसे कि मान लीजिए ये मोमबत्ती है, अभी जो ज्वाला है उसकी इस टाइप से जलती है, ठीक है, अगर भारहीनता की स्थिति में क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए मोमबत्ती है तो इस टाइप से जलने लग जाएगी, एक तरह से ऐसे गोल। अधिक लंबा हो जाएगा, नहीं, अधिक छोटा हो जाएगा, नहीं, गोलाकार हो जाएगा, बिल्कुल सही है, गोलाकार हो जाएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? ठीक है, यह पृथ्वी के निकट है, बिल्कुल नहीं, यह सूर्य के प्रकाश प्राप्त करता है, नहीं, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, नहीं, पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज्यादा होना, ठीक है, ये बात सही है, उनका पलायन वेग है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, इसके वेग से ही गैस के जो अणु है, गैस के अणुओं का वेग ज्यादा है, तो इससे वो क्या है कि अपना जो एरिया है ना, अपना क्षेत्र छोड़ जाती है, ठीक है, सही आंसर चला जाएगा डी। तो अपना ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के सारे पीवाईक्यूज लगभग हो गए हैं। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो अपना रहेगा, प्रकाश वाला टॉपिक रहेगा, ठीक है, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आपको बताया था कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें अपन ने सबसे पहले देखा था ये, ठीक है, मात्रक और इकाई वाला अपन ने टॉपिक देख लिया है, मापक यंत्र वाला देख लिया है, गुरुत्व की ग्रेविटी वाला देख लिया है। अब देखेंगे अपन लाइट, प्रकाश वाला टॉपिक, उसके बाद में तरंग गति और ध्वनि, ये तीनों तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये टॉपिक करेंगे। अपना चौथा टॉपिक है, देखिए सब लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, मैं सारे टॉपिक करवाऊंगा, ठीक है, इसी के साथ साथ सारे सब्जेक्ट के भी मैराथन वीडियो आएगा, तो आपके लिए मतलब बहुत ज्यादा काम में आने वाली चीजें हैं। इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए और प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सबसे ज्यादा जरूरी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फिर से जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास आ जाए। और ये इतना जरूर है कि एग्जाम से पहले, ठीक है, एग्जाम से पहले मैं आप लोगों को मैराथन वीडियो सबकी कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि हिस्ट्री का हो गया, उसके साथ साथ साइंस का हो गया, उसके बाद क्या हो गया अपना जो है बिहार स्पेशल, ठीक है, हिस्ट्री साइंस बिहार स्पेशल, उसके बाद में करंट अफेयर दे देखिए, स्पीडी की कोई भी बुक है, स्पीडी की बुक करवा देंगे। उसके बाद में अपनी है ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये
3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इनका मैराथन वीडियो अगर मैं करा दूंगा, आप देख लेना, कट ऑफ से एकदम बढ़िया से आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, प्रकाश वाला। कौन सा? प्रकाश वाला टॉपिक। इसके भी पीवाईक्यू इसी टाइप से देखते हैं। देखिए जो प्रकाश वाला टॉपिक है ना, इसमें क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ, इसमें भी है ना बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बीपीएससी में आए हुए हैं। 53 से 55वीं में आया हुआ है, 67वीं बीपीएससी में आया है। ठीक है, यहाँ 63वीं बीपीएससी में आया है, 2019 में आया है, उसके साथ साथ 67वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है, ये 67वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आया है। तो मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बार बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है प्रकाश वाले टॉपिक से, इसीलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इसके भी अपन क्वेश्चन करेंगे। मेरा सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि ये टॉपिक शुरू करने से पहले, ठीक है, प्लीज आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है, प्लीज आप सब लोग जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करके आओ। ठीक है, सब्सक्राइब करके आइए, एक बार सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए प्लीज। उसके बाद में अपन टॉपिक शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं अपना ये वाला टॉपिक, प्रकाश वाला। देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग, ठीक है, थ्योरी जो है वो आपने कर ली होगी। ठीक है, क्योंकि अभी थ्योरी करने का टाइम भी नहीं है, मैं सिर्फ पीवाईक्यूज करा रहा हूँ और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पीवाईक्यूज आप करते रहिए। आप पीवाईक्यूज करते रहेंगे तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। इस टॉपिक से लगभग 100 प्लस क्वेश्चन है, लगभग 122 के आसपास है। ठीक है, तो यहीं से इस टॉपिक से क्वेश्चन बनना रहेगा, तो यहाँ से बन जाएगा, क्योंकि सारे पीसीएस लेवल के क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी मेरी मर्जी से नहीं बनाया हूँ। ठीक है, मैं बात करते हैं अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? ठीक है, ये विकिरण की रेंज दे रखी है 320 से 400 नैनोमीटर, 200 से 280 नैनोमीटर, या फिर 280 से 320 नैनोमीटर, या 400 से 600 नैनोमीटर। सही आंसर हो जाएगा अपना बी वाला। ठीक है, 200 से 280 नैनोमीटर की जो रेंज होती है उसकी ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको यह बताता हूं कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर गिरता है तो क्या होता है कि वो एक विकिरण के रूप में आता है, और उस विकिरण की जो परास होती है ना, वो मिनिमम 100 नैनोमीटर से लेकर के मैक्सिमम 10⁶ नैनोमीटर तक इसकी परास होती है। ठीक है, उसको अलग अलग मतलब बांट रखे हैं। जो 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर की जो विकिरण होती है वो पराबैंगनी प्रकाश की होती है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं 400 से जो 700 नैनोमीटर की होती है वो दृश्य प्रकाश की होती है, और 700 के ऊपर जहां 10⁶ नैनोमीटर तक की होती है उसको बोलते हैं अवरक्त विकिरण। ठीक है, आप सब लोगों को समझ में आया। पराबैंगनी की जो परास है 100 से 400, दृश्य प्रकाश की जो परास है 400 से 700। यहां बात कर रहे हैं अपन नैनोमीटर की, और दृश्य प्रकाश जो परास होती है वो एंगस्ट्रॉन में भी आती है। एंगस्ट्रॉन में 400 की जगह 4000 और 700 की जगह 7000 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, ये फिक्स नहीं है कि 400 और 700 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ क्या होता है 390 भी हो सकता है, और 700 की जगह 7500 भी जा सकता है। ठीक है, 7500 एंगस्ट्रॉन और 3000 ये 900 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो इस टाइप से जो ऑप्शन जितना नजदीक अपना रहेगा, इसके जितना नजदीक रहेगा वो ऑप्शन अपना सही रहेगा। तो सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? दिखते हैं की बात कर रहा है, मतलब दृश्य प्रकाश की बात कर रहा है 400 से 700 नैनोमीटर। अपना सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य प्रकाश का देहध्रीय मान परास होता है, ठीक है, वेधरीय नहीं देहध्रीय परास होता है 200 से 900 नैनोमीटर के बीच, 250 से 850 नैनोमीटर के बीच, 300 से 800 नैनोमीटर के बीच, या 390 से 780 नैनोमीटर के बीच। जो दृश्य प्रकाश का जो वेधरीय मान होता है वो मैंने अभी बताया था, जो जितना नजदीक हो 390 से 780 नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक बात करते हैं कि जो दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है ना, एनसीईआरटी तो बोलती है कि 400 से 700 नैनोमीटर होता है, जो मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, एनसीईआरटी क्या बोल रही है 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर होता है। अगर उसको एंगस्ट्रॉन में देखते हैं तो 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉन। ठीक, लेकिन इसके जितना नजदीक ऑप्शन रहेगा वो अपना सही रहेगा। ऑप्शन क्या है 1300 से 3900 एंगस्ट्रॉन, 3900 7600 एंगस्ट्रॉन, 7800 से 8200 एंगस्ट्रॉन, और 8500 से 9800 एंगस्ट्रॉन। इसका सही आंसर चला जाएगा अपना 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, ये जितना नजदीक रहेगा वो अपना सही आंसर रहेगा। देखिए 63वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो पीवाईक्यूज करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जो मानव आंख दृश्य प्रकाश के लिए जिस तरंगदैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है। देखिए दृश्य प्रकाश की अभी अपन ने बात किया है, उसका तरंगदैर्ध्य जो होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। तो ये दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है। साथ ही ये बोल रहा है कि सर्वाधिक सुग्राही कहाँ होती है। इसमें ऑप्शन बहुत सारे दे रखे हैं, जो भी ये तीन तो है ना अपने अंडर में ही है, जो 4000 से 7000 की रेंज है उसके अंदर अंदर ही है, लेकिन ये तो नहीं होगा। अब बात करते हैं उसकी मिनिमम जो एंगस्ट्रॉन था 4000 एंगस्ट्रॉन था, और 7000 एंगस्ट्रॉन मैक्सिमम। इसके बीच का अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं 5000 या फिर 5500 एंगस्ट्रॉन आता है। तो सही आंसर चला जाएगा अपना 5500 एंगस्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। और बात यह है कि जो मानव की आंख है ना, ये सबसे ज्यादा अगर सुगराई होती है ना तो पीले रंग को देखती है। ठीक है, कौन से रंग को, या मैं आपको बता देता हूं, पीले रंग को, पीले प्लस हरे रंग को। पीला और हरा रंग होता है वो सबसे अच्छे से देख पाती है। ठीक है, मानव आंख।
ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न रंगों के बीच आंख की सुग्राहिता किनके लिए सबसे अधिक है। ठीक है, सबसे अधिक, ये गलत है। सबसे अधिक ये रंग दे रखे हैं, तो सबसे देखिए ऑप्शन क्या है, लाल एवं हरा, नारंगी एवं पीला, हरा एवं नीला, पीला एवं हरा। अभी मैंने बताया था जो मानव की आंख होती है वो सबसे ज्यादा अगर अच्छे से देख पाती है पीला एवं हरे रंग को। सही आंसर पीला एवं हरा, यूपीपीएससी मेंस 2008। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है जो 4 में कथन में से 3 कथन तो सही रहेंगे। मनुष्य का जो कान होता है वो 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है, मतलब सबसे अच्छे से सुन पाता है 1000 हर्ट्ज की जो ध्वनि होती है उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सही है। ठीक है, मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। मैंने अभी बताया था, ऊपर वाला क्वेश्चन था पीला एवं हरे रंग के लिए सबसे ज्यादा सुग्राही होती है, मतलब ये गलत है। अपना आंसर तो यही हो जाएगा, लेकिन 1-2 पॉइंट और पढ़ लेते हैं। सुनने की दृष्टता 1/10 सेकंड होती है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दृष्टि की दृष्टता 1/16 सेकंड होती है। ये तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए मानो वैसे तो है ना मनुष्य, मैं आपको बताता हूं, 20 हर्ट्ज की आवृत्ति से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। ठीक है, वैसे तो, लेकिन सबसे जो अच्छी ध्वनि को सुन सकता है वो 1000 हर्ट्ज पर जो ध्वनि होती है वो सबसे अच्छे से सुन सकता है। उसके बाद में बात करते हैं सुनने की दृष्टता 1/10 सेकंड। 1/10 सेकंड का मतलब ये हुआ कि मैं कोई आपको वर्ड बोल रहा हूं या आप कहीं भी कुछ भी सुन रहे हो, उसका इफेक्ट है ना मस्तिष्क पे 1/10 सेकंड, सेकंड का 1/10वें भाग तक रहता है। सेकंड के 1/10वें भाग तक रहता है उसका इफेक्ट। ठीक है, अगर 1/10वें भाग से पहले अगर कोई दूसरा वर्ड अपन बोल देते हैं तो वो क्या है, पहले वाला वर्ड का इफेक्ट मस्तिष्क में रहेगा और न्यू वर्ड और आ जाता है, इसलिए वो ओवरलैप कर जाता है। ओवरलैप करने पे इंसान को समझ में नहीं आता है कि क्या बोल रहा है। ठीक है, उसको समझ से बाहर चला जाता है। इसका एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, अगर इस वीडियो को आप 2x की स्पीड में करोगे अभी, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आपके सुनने और समझने से पहले ही मैं दूसरा वर्ड बोल दूंगा, इसलिए ओवरलैप कर जाएगा। तो वो कितना है, सेकंड का 1/10वां भाग, 1 सेकंड का 1/10वां भाग। ठीक है, यही दृष्टि की जो दृष्टता है वो 1 सेकंड के 1/16वां भाग, मतलब मानो कि जो आंख पे रेटिना, रेटिना पे जो क्या होता है कि प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब सेकंड के 1/16वां भाग तक बना रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, प्रकाश की जो विकिरण होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है, तरंग के समान, कण के समान, तरंग और कण दोनों के समान, या तरंग और कण किसी के समान नहीं। देखिए प्रकाश जो है कभी कभी तरंग के समान भी बिहेव करता है, कभी कभी कण के समान भी बिहेव करता है। तो प्रकाश की कैसी प्रकृति है, दोहरी प्रकृति, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। ठीक है, तरंग एवं कण दोनों के समान प्रकाश बिहेव करता है। बात करते हैं अगर तरंग के समान जब अगर बात मानते हैं, तो जैसे कि कोई भी अगर घटना पढ़ी होगी आपने, जैसे व्यतिकरण। ठीक है, व्यतिकरण, इसके साथ साथ में विवर्तन पढ़ा होगा। ठीक है, ध्रुवण पढ़ा होगा। ये सारी घटनाएं अगर अपन एक्सप्लेन करते हैं तो इसमें प्रकाश को अपन तरंग के समान मतलब लेकर के चलते हैं कि प्रकाश एक तरंग के रूप में है। जब ये सारी घटनाएं व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की घटनाएं पढ़ते हैं तो प्रकाश को तरंग के समान माप के चलते हैं। साथ ही साथ जब अगर अगर पढ़ते हैं अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसी के साथ साथ अगर अपन कॉम्पटन प्रभाव पढ़ते हैं, कॉम्पटन प्रभाव। ठीक है, तो इसमें प्रकाश को अपन कण के रूप में लेकर के चलते हैं कि प्रकाश क्या है कि छोटे छोटे जो ऊर्जा के पैकेट के रूप में है में आता है। ठीक है, तो कण के समान इन सब घटनाओं में देखते हैं और इन सब घटनाओं में अपन तरंग के समान देखते हैं। एकदम क्लियर हुआ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्यों। देखिए ये जो सीधी रेखा है तरंग दैर्ध्य इस टाइप से होता है, जिसका ये तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा इस टाइप से वो एक सीधी रेखा में नहीं दिखाई देगा, और जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा तो एक तरह से सीधी रेखा में चलता हुआ दिखाई देगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ये छोटे कणों से बना होता है, बिल्कुल नहीं। प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है, ये बात तो सही है कि वेग तो बहुत अधिक होता है, लेकिन इसके कारण सीधी रेखा में नहीं दिखाई देता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है, सही आंसर है कि इसका तरंग दैर्ध्य है ना सबसे छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, इसीलिए है ना ये एक सीधी रेखा में चलता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। प्रकाश का वेग अधिक होता है, हाँ ये बात तो ठीक है कि प्रकाश का वेग तो अधिक होता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, ध्वनि का वेग कहां से अधिक होगा। देखिए ध्वनि का जो वेग होता है ना, वो ध्वनि निर्वात में तो गति नहीं कर सकती, ध्वनि गति करती है कहां, वायु में, और ध्वनि की जो स्पीड है वो 332 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, बात करते हैं आगे। आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है। देखिए आकाशीय पिंडों का वेग ऐसा थोड़ी है कि प्रकाश से भी ज्यादा हो जाएगा ना। रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है, नहीं भाई रॉकेट का वेग सबसे अधिक कहां हो जाएगा। ठीक है, रॉकेट और आकाशीय पिंड ये तो बिल्कुल गलत है। ध्वनि का वेग मान सकते हैं, जिसमें भी ध्वनि भी है 332
मीटर प्रति सेकंड चलती है। प्रकाश का वेग ही सबसे अधिक होता है। जो प्रकाश का वेग जो होता है ना निर्वात में, वो बात करते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, प्रकाश की वेग इतना ज्यादा होता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। ठीक है, कितना? लगभग 8 मिनट। 8 मिनट कोई 16 सेकंड बोलता है, कोई 15 सेकंड, कोई 10 सेकंड। ठीक है, लेकिन अप्रोक्स देखते हैं तो 8 मिनट में सूर्य से जो प्रकाश होती है पृथ्वी की सतह पर आ जाता है। तो इसका वेग सर्वाधिक होता है, और वेग प्रकाश का सर्वाधिक होता भी निर्वात में ही है। ठीक है, निर्वात में सबसे फास्ट चलता है ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में इतना जाता है। उसके बाद में ये जल में अलग से जाए, जल में उसका जो वेग होगा वो कम हो जाएगा, कांच में सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमात है। ठीक है, वेग जो है ना शून्यावकाश में कितना है? तो शून्यावकाश का मतलब निर्वात। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये जो लिखा हुआ है ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, सही आंसर। इसमें जो उल्टा सीधा आ गया है, ठीक है, ए यहाँ आना चाहिए, बी यहाँ आना चाहिए, ऑप्शन उल्टा सीधा है, लेकिन सही आंसर ये होगा। आंसर आप देखिए, पढ़िए, वो देखिए, एबीसी से कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं आगे। प्रकाश की गति जो है 3 × 10⁻11 मीटर ना, 3 × 10⁸ जी बिल्कुल सही है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये क्वेश्चन है ना बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि अलग अलग पीसीएस एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये दूसरी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इस टाइप से प्रकाश से रिलेटेड ही आया है। ठीक है, ये दूसरी एग्जाम में आया है, इस टाइप से है ना, प्रीवियस क्वेश्चन है सारे। बात करते हैं आगे। क्या बोल रहा है कि हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। देखिए, दाब पर, घनत्व पर। ये दाब, ताप और घनत्व से स्वतंत्र है? नहीं, स्वतंत्र तो नहीं हो सकती, ताप पर। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि अकेले दाब पर निर्भर नहीं करता है, अकेले घनत्व पर भी निर्भर नहीं करता है। और इसमें बोल रखा है कि ताप, दाब और घनत्व से स्वतंत्र रहती है, स्वतंत्र नहीं रहती है। क्योंकि हवा में प्रकाश की जो चाल रहती है ना, वो हवा पे डिपेंड करती है, और हवा है ना एक तरह से दाब पे और घनत्व पे डिपेंड करती है। तो इनडायरेक्ट रूप से प्रकाश की चाल भी दाब, ताप और घनत्व तीनों से संबंधित रखती है, स्वतंत्र नहीं होती है। तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, जो प्रकाश का वेग होता है वो अधिकतम होता है। अधिकतम हीरे में, पानी में, निर्वात में या हाइड्रोजन में। देखिए, मैंने बोला था पहले प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, सबसे ज्यादा होता है निर्वात में। ठीक है, सही आंसर ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और अगर अपन हीरे में देखते हैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, हीरे में जो प्रकाश का वेग होता है 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, वहीं अगर पानी में देखते हैं तो 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और वैसे ही अगर हाइड्रोजन निर्वात में तो मैंने बता दिया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और अगर हाइड्रोजन में अगर अपन देखते हैं तो हाइड्रोजन में इसका जो मिलता है लगभग अगर मान सकते हैं तो 3 पॉइंट के आसपास, मतलब 2.98 × 10⁸। ठीक है, 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये होता है अलग अलग। बात करते हैं कि प्रकाश की गति अधिकतम होती है। क्या बोल रहा है कि प्रकाश की गति अधिकतम कहाँ होती है? वायु में, जल में, निर्वात में। सही आंसर निर्वात में, आंसर सी। ये अलग अलग एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए क्या है कि क्वेश्चन बार बार आ रहा है। और अच्छा है कि आपको एकदम कंटेस्ट हो रहा है, कम से कम एक क्वेश्चन 2-3 टाइप से घूम रहा है तो आपको याद हो रहा है। क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, कोई बाहर से नहीं आने वाला। ठीक है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? मतलब सबसे न्यूनतम किसमें होती है? कांच में, निर्वात में, जल में या वायु में? तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं अपन तो सबसे जो कम होगी ना वो कांच में होगी। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो कांच में होगी। निर्वात में सबसे ज्यादा, जल और वायु में मैंने अभी बताया था। ठीक है, जल में कितना होता है? देखिए, पानी में ये होता है। ठीक है, उसके बाद में ये देख लिया अपन ने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग है, लगभग मैंने 8.5 मिनट। ठीक है, 8.5 सेकंड या 50 सेकंड। ठीक है, जितना नजदीक ऑप्शन रहेगा वो अपना सही रहेगा। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है, कितना समय लगता है? 8 मिनट। ठीक, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितने? 8 मिनट में। अलग अलग एग्जाम में आया हुआ है इसलिए ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? कॉस्मिक किरण का, प्रकाश का, इलेक्ट्रॉन का या पराध्वनिक तरंग का? तो सबसे ज्यादा इनमें से अगर वेग होता है प्रकाश का ही होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 21वां क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर मतलब वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं, मतलब वायु से कहां जा रहा है? कांच में। क्या? प्रकाश। तो हाँ, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। क्या? तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और वेग, वेग और आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और वेग। तो इसका सही आंसर चला जाएगा तरंग दैर्ध्य और वेग। क्योंकि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, मतलब वायु से कांच में जाता है, तो दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की आवृत्ति तो वही रहती है। ठीक है, आवृत्ति चेंज नहीं होती है। याद रखना, प्रकाश की आवृत्ति चेंज नहीं होती है, वही रहेगी, लेकिन उसका तरंग दैर्ध्य है ना और वेग, ये दोनों चेंज हो जाएंगे। इसमें थोड़ा बहुत बदलाव आ जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा अपना डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलती है? ठीक है, वेग नहीं बदलता है, गति, तरंग दैर्ध्य नहीं बदलता, आवृत्ति नहीं बदलती, या पूर्णांक। मैंने अभी बताया था कि आवृत्ति नहीं बदलता है। सही आंसर है
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है? वही बात आ गई फिर से आवृत्ति। अलग अलग एग्जाम में आया हुआ है, बीपीएससी 2020 में आया है, यूपीपीएससी 2003 में आया है। अगर मान लीजिए कि ये यूपीपीएससी 2003 वाला क्वेश्चन अगर आपने कर लिया होता तो बीपीएससी 2020 में पूछा है सेम क्वेश्चन। तो वही बात मैं बोल रहा हूं कि पीवाईक्यूज आप करते रहो, पीवाईक्यूज से ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पे क्या होती है? देखिए मैं आपको समझाता हूं, दो कंडीशन। ये कोई सतह ले लिया, ये जो तल है ये दो सतहों को अलग करता है, दो माध्यमों को अलग करता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि इधर है वायु और इधर है जल, ठीक है। प्रकाश की किरण आई, यहां जो इस तल पे टकराई, इस तल से एक लंब खींचते हैं ऐसे, ठीक है, इसको बोलते हैं अभिलंब। जब प्रकाश की किरण, ये मान लीजिए कि विरल माध्यम है और ये है सघन, ठीक है। जब विरल माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है तो इसको बोला मैंने अभिलंब। क्या? अभिलंब। तो ये क्या करती है कि यहां से इस टाइप से घूम जाती है, ठीक है, किधर? अभिलंब की तरफ घूम जाती है, ऐसे ऐसे घूम जाती है। लेकिन अगर इसकी दूसरी विपरीत कंडीशन देखते हैं तो ये कोई तल है, इधर नीचे जल है मान लीजिए, ऊपर वायु है, ये प्रकाश की किरण आई, तो ये तल है, इस बिंदु से अपन एक लंब डालते हैं, इस लंब को बोलते हैं अभिलंब, ठीक है। लेकिन जब ये माध्यम कैसा आता है, ये सघन माध्यम रहता है और ये रहता है विरल, ठीक है। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये है ना अभिलंब से दूर की तरफ चली जाती है, ठीक है, ऐसे अभिलंब से दूर चली जाती है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि समझ में आ रहा है? इसकी चाल बढ़ जाती है और यह अभिलंब से दूर हट जाती है। कौन से? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने, सघन से विरल माध्यम से जाते हैं, यह अभिलंब से दूर हट जाती है। दूसरा ऑप्शन है इसकी चाल बढ़ जाती है, यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये तो कैसे होगा? अभिलंब की ओर तो विरल से सघन में आएगा तब झुकेगी। इसकी चाल घट जाती है, यह अभिलंब से दूर हट जाती है। इसकी चाल घट जाती है, यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये मानता है कि अभिलंब से दूर हट जाती है, लेकिन ये बात सही नहीं है, इसकी चाल घट जाती है। इसका मतलब यही है कि इसकी चाल तो बढ़ जाती है और ये अभिलंब से दूर हट जाती है। आंसर ए, ठीक है। ये मैंने दोनों कंडीशन आपको बता दी है। यहाँ विरल माध्यम से सघन माध्यम में क्या होता है, और इसको बोलते हैं आपतित कोण, ठीक है। ये जो कोण है अभिलंब और जो आने वाली किरण है, आपतित किरण के बीच के जो कोण है इसको बोलते हैं आपतित कोण। और ये अभिलंब और जो ये, ठीक है, अपवर्तित किरण बोलते हैं नीचे को, तो इसको बोलते हैं अपवर्तित कोण, ठीक है। अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परिवर्तन, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, ठीक है। बहुलित अपवर्तन, परिक्षेपण। तीसरा ऑप्शन है विवर्तन और परिक्षेपण। चौथा है ध्रुवण और व्यतिकरण। तो इसका सही आंसर चला जाएगा बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, ठीक है। हीरे को जब काट देते हैं तो इतना ज्यादा क्यों चमकता है, उसका कारण पूछ रहा है। प्रकाश के अवशोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, कुछ स्वाभाविक गुण होता है, या फिर उसके आणविक संरचना के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। हीरा जो है, ठीक है, उसके चमकने का कारण यही है कि उसमें जो प्रकाश जाता है वो उसके अंदर नहीं रह पाता है, वो बाहर निकलता है, कैसे भी किसी भी माध्यम से किसी भी मार्ग से बाहर निकलने की कोशिश करता है। और जैसे ही एक बार प्रकाश एंटर कर गया उसके बाद में वो अलग अलग माध्यम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पूरी तरह से उसका परावर्तन हो जाता है। इसी कारण वो क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा है ना जगमगाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए एक बात और कर लेते हैं, हीरा जो है ना, हीरा का जो अपवर्तन जो होता है ना वो कांच से ज्यादा होता है, ठीक है। हीरा जो अपवर्तन होता है ना, अपवर्तन, अपवर्तन के अंदर एक आता है हीरा और एक मान लीजिए कांच। तो अपवर्तन में हीरा का जो अपवर्तन ज्यादा होता है और कांच का कम होता है, ठीक है। हीरे का जो अपवर्तन होता है ना वो लगभग लगभग होता है 2.4, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर से आ गया है जी, नहीं, ये क्या है कि क्वेश्चन तो सेम है, लेकिन हुआ क्या है कि यूपीपीएससी ये 2012 में आया है और ये 1996 में आया हुआ है, ये 2015 और 11 में आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए पीवाई क्यूज कितना इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। 11 में अगर आया तो इसको अगर 11 में आया तभी पढ़ लिया तो ये फिर से 12 में आया है, ठीक है कि नहीं। अगर 1906 में आया तभी इसको पढ़ लिया, उसके बाद में तो 2-3 एग्जाम में आ गया। तो यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, मतलब टॉपिक वही रहेगा, क्वेश्चन थोड़ा बहुत घूम सकता है। जैसे कि ये हीरा वाला है, हीरे से अगर क्वेश्चन उठाना है तो वो क्वेश्चन एज इट इज ना दे करके थोड़ा बहुत घुमा सकता है, लेकिन टॉपिक तो वही रहेगा, ठीक है। बात वही करेगा, आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, इन सब की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्या बोल रहा है कि उचित रीति से कटे हीरे की
असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? ठीक है, जो असाधारण चमक बहुत ज्यादा चमकता है उसका क्या कारण है? उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, या फिर उसका जो हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है इसके कारण, या बहुत कठोर होता है इसके कारण उसका जो चमकना ज्यादा होता है, या उसके निश्चित विचलन तल होते हैं इसके कारण सबसे ज्यादा होता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा अपना हायर जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है उसका, अति उच्च अपवर्तन सूचकांक। ठीक है, इसके कारण वो असाधारण चमक करता है। उसके बाद में आकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश तंतु मतलब ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर अपवर्तन पे, व्यतिकरण पे, या फिर प्रकीर्णन पे। इतने एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ये एक खोखली ऐसे नलिका होती है। ठीक है, एक टाइप से ऐसे एक नलिका होती है खोखली। ठीक है, ये हो गई। इसमें क्या होता है, ये किसकी बनी होती है? ये कांच की भी बना सकते हैं या फिर प्लास्टिक की भी बना सकती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे ये काम करती है, जिसमें जो ऊर्जा होती है ना, ये ऊर्जा क्या होती है? कणों के रूप में, प्रकाश के कणों के रूप में गति करती है। ठीक है, इसी के माध्यम से क्या होता है कि जो सूचनाएं होती है ये एक सिरे से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाएं ट्रांसफर होती है। ठीक है, और इसमें जो प्रकाश की ऊर्जा होती है ना, इसका कोई क्षय नहीं होता, इसमें हानि नहीं होती है। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर किस पर काम करती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। उसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। कौन सी घटना है? ठीक है, तो इसका सही आंसर अभी चला जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पहले ही देखा है कि ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है, बस इतना सा याद रखना। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? फिर से वही क्वेश्चन आएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है लेकिन एग्जाम रिपीट नहीं हो रही है। देखिए यूपीपीएससी 2015, यूपीपीएससी 2019, सेम क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किसी भी टॉपर से पूछोगे तो वो यही बोलेगा कि सिलेबस के साथ एक बार थ्योरी कर लो, कहीं से भी कर लीजिए थ्योरी। अगर आप ठीक है थ्योरी के लिए कोचिंग ले रहे हो, ठीक है, या फिर आप कहीं से नोट्स पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर नोट्स के बजाय आप कहीं से बुक ऑथेंटिक बुक्स पढ़ रहे हो, कुछ भी एक चीज इनमें से, या तो कोचिंग कर लीजिए, ठीक, या फिर कहीं से नोट्स पढ़ लीजिए सब्जेक्ट मतलब कि जो अपना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, और या फिर कोई बुक पढ़ लीजिए एक बार सिर्फ। बार बार कई बुक भी नहीं पढ़नी है, एक टॉपिक की एक बुक सिर्फ। ठीक है, उसके बाद में सीधा आ जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, ताकि आपको ये पता रहे कि क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है। ठीक है, किसी भी टॉपर से जाओगे तो यही बोलेगा कि प्रीवियस क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें अपने बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कंप्लीट हो ही रहे हैं, साथ ही जो अदर पीसीएस है उनका भी क्वेश्चन इसमें कवर हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? संकेत जो होता है ना, अभी मैंने बताया ऑप्टिकल फाइबर में, ठीक है, प्रकाश तरंग में, रेडियो तरंग में, सूक्ष्म तरंग में या विद्युत तरंग में। तो अभी जो बनाए थे जो प्रकाश तरंग के रूप में ये संकेत प्रवाहित होती है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप, ठीक है, एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो एंडोस्कोप का काम क्या है? पहले तो जो आंतरिक जो परीक्षण किया जाता है शरीर के, उसके लिए उसका उपयोग होता है। और एंडोस्कोप कौन से सिद्धांत पे काम करता है? प्रकाश का परावर्तन पे, या प्रकाश का प्रकीर्णन पे, प्रकाश का अपवर्तन, या प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। इसका सही आंसर चला प्रकाश का पूर्ण आंतरिक या सकल आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ये जो है ना एंडोस्कोप, इसमें क्या होता है कि एक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है जिसको बोलते हैं कि फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स तकनीकी का इसमें उपयोग किया जाता है। कौन सी तकनीकी? फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स तकनीकी का इसमें प्रयोग में लाया जाता है इसके, ठीक है, एंडोस्कोप में। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डॉक्टरों के द्वारा मरीज के उदर के अंदर परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अभी मैंने बताया, पूर्ण सकलांतरिक परावर्तन। ठीक है, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बात करते हैं मृग मरीचिका का कारण है। मृग मरीचिका का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, क्या? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये जो है ना, ये क्या है कि वायुमंडलीय एक दृष्टि दोष होता है। ठीक है, अपन को ये एक तरह से दृष्टि दोष है, ऐसी कोई घटना होती नहीं है, लेकिन वायुमंडल में जो प्रकाश तापमान बढ़ने के कारण क्या होता है, ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरीचिका का बनना उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ठीक है, अपवर्तन का, परिक्षेपण का, कुल आंतरिक परावर्तन का। वहीं आ गया अपना आंसर तो। ठीक है, तो जो एक बार अपन ने क्वेश्चन कर लिया उसको ध्यान से करो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आगे भी आएगा या उससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य के रोशनी परावर्तित करता है?
ठीक है, सबसे ज्यादा सूर्य की जो रोशनी को परावर्तित कर, जैसे कि ये कोई स्थल है, ठीक है, स्थल है, यहाँ से अगर प्रकाश आ रहा है, ठीक है, यहाँ से सबसे ज्यादा निकलेगा, तो उसमें क्या क्या दे रहे हैं, देखते रेत का रेगिस्तान सबसे ज्यादा परावर्तित करता है, या धान की खेती, ताजा बर्फ से ढकी हुई भूमि, या प्रेरी भूमि, ठीक है, जिसको समशीतोष्ण बोलते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा है ना रिफ्लेक्ट करता है ना, वो करता है ताजा बर्फ से ढकी हुई भूमि। ठीक है, ताजा बर्फ से जो ढकी हुई भूमि होने, ये लगभग लगभग 80 से 85% प्रकाश को वापस परावर्तित कर देती है। ठीक है, उसके बाद में जो रेगिस्तान वाला एरिया है ना, ये क्या करता है कि 30 से 40% प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता रखता है। ठीक है, धान का जो खेती है ना, ये है ना 10 से 20% को ही वापस परावर्तित कर पाता है। तो ये याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ इतना सा याद रख लेना है, ये वाली चीज, कि ताजा बर्फ से जो ढकी हुई भूमि होती है, या बर्फ से ढकी हुई भूमि होती है, ये ज्यादातर क्या करता है कि इसको पूरा परावर्तित कर देती है, 80 से 85% परावर्तित कर देती है। और इस घटना को है ना वैज्ञानिकों ने एल्बिडो बोला है। तो क्या है कि वैज्ञानिकों ने इसको एल्बिडो बोला। एल्बिडो का मतलब ये होता है कि सफेदी से रिलेट करके इसको देखते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा इसका एल्बिडो होगा, उतना ही ज्यादा कोई चीज सफेद होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु की त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावर्तित करने की तकनीक का नाम क्या है? थ्री डायमेंशनल रूप से उसको अगर बनाने की कोशिश करें, तो कौन सी तकनीक में बनाया जाता है? ऑडियोग्राफी, या लेक्सिकोग्राफी, या फोटोग्राफी, या होलोग्राफी? सही आंसर हो जाएगा होलोग्राफी में। होलोग्राफी में क्या होता है कि लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और लेजर किरणों के द्वारा वो एक फोटोग्राफ बनाया जाता है, थ्री डायमेंशनल त्रिविमीय बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? वही है होलोग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज, इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है, को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है। ठीक, ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन बीम को किसी फास्फोरस से कोटेड कोई चीज है उस पर डाल रहे हैं। ठीक है, तो उस पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं रोस्टर स्कैन। क्या? रोस्टर स्कैन। समझ में आया? अब उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। ठीक है, कौन सी, मतलब रमन प्रभाव का जो रिलेशन है वो कौन सी किरणों से? केवल ध्रुवों से है, केवल प्रिज्म के हैं, या केवल हीरो के? ठीक है, या सभी पारदर्शी माध्यम के? तो सही आ जाएगा सभी पारदर्शी माध्यम के। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ये। ध्वनि के पुनरुत्पाद मतलब रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक सीडी, सीडी मतलब वो गोल टाइप की सीडी नहीं आती है जिसको मतलब डाल करके उसमें वॉइस या फिर वीडियो सुनाई देता है, तो उस सीडी के ऑडियो प्लेयर में प्रयोग की जाती है। ठीक है, उसके लिए क्या प्रयोग किया है? तो उसके लिए सही आंसर चला जाएगा लेजर बीम। ठीक है, जैसे ही उसको जो सीडी को मशीन के अंदर डालेंगे, उसमें एक मतलब पॉइंट होता है जो लेजर बीम छोड़ता है। ठीक है, और वही जाकर के ये सीडी से टकराता है, और टकरा करके यहाँ पे जो लिखा होता है उससे टकरा करके ऑडियो मतलब बनाता है। ठीक है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, दूरदर्शन के संकेत निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, उसका क्या कारण है? देखिए, ये जो है ना पृथ्वी, यहां से सिग्नल जा रहा है कोई यहाँ पे कोई टीवी है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा कि जैसे जैसे पृथ्वी गोल होने के कारण कोई मतलब यहाँ है, तो वहां उसका मतलब कि पृथ्वी से टकरा नहीं पाएगा, यहाँ से जो सतह से इसका सिग्नल टकरा नहीं पाएगा। इसके कारण क्या होगा कि वो सिग्नल ज्यादा दूर नहीं जा पाता है। संकेत दुर्बल है नहीं, एंटीना दुर्बल है नहीं, वायु संकेत को शोषित कर लेती है, वायु थोड़ी संकेत को शोषित करती है, पृथ्वी की सतह वक्राकार। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि ज्यादा दूर तक जो संकेत नहीं जा पाता है। उसके बाद में बात करते हैं आगे। दूरदर्शन प्रसारण में जो श्रव्य संकेत है, ऑडियो सिग्नल्स है, का प्रेक्षण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी है, कौन सी तकनीकी अपनाते हैं? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा आवृत्ति मॉड्यूलन। ठीक है, आवृत्ति मॉड्यूलन जो तकनीकी है इसका उपयोग किया जाता है। और आवृत्ति मॉड्यूलन का ही मतलब कि इसी का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ये क्या करती है, जितना मतलब कि शोर होता है, ठीक है, नॉइस या फिर जो भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उससे क्या होता है कि इसमें नहीं होता है। आवृत्ति मॉड्यूलन अगर अपनाते हैं तो इसमें शोर इन सब का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, इसीलिए इसको अपनाते हैं। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की आंख। देखिए, अब है ना ये टॉपिक यहाँ से थोड़ा इस टाइप से लेंस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये टॉपिक है प्रकाश में ही, लेकिन अब लेंस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यह भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर मतलब कि स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है? कौन से स्थान पे? तो इसका सही आंसर चला जाएगा रेटिना। रेटिना पे ही तो प्रतिबिंब बनता है। लेकिन बात याद रखना, रेटिना पे प्रतिबिंब कैसा बनता है? जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, साथ ही साथ ये बनता वास्तविक है। ठीक है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। ठीक है, और ये क्या बनता है, इसके साथ साथ छोटा भी बनता है, वस्तु से छोटा। तो ये बात आप याद रखना, ये आगे काम में आएगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दृष्टिपटल मतलब रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा बनता है? देखिए क्वेश्चन आ गया। वह वस्तु के बराबर होता है? नहीं भाई, बराबर नहीं होता, उल्टा होता है। सही बात है। वह वस्तु से छोटा होता है? सही बात है, लेकिन वो सीधा होता है? नहीं, उल्टा होता है। वह वस्तु से छोटा होता है? हाँ सही बात है, छोटा होता है। उल्टा भी होता है? जी बिल्कुल सही, आंसर सही है। ठीक है, मैंने ये भी बताया था। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का
किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? तो रेटिना पे कैसा बनेगा? तो अभी मैंने बताया उल्टा बनता है और कैसा बनता है कि वास्तविक बनता है। मैंने क्या बताया था अभी? उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, छोटा बनता है। बस ये याद रखना, एक याद रख लिया, 3-4 क्वेश्चन हो गए अपना। उल्टा और वास्तविक बनता है, सही आंसर। क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? 2 आंखें होने से क्या फायदा है? 2 आंखों के कारण रंग आसानी से पहचाने जा सकते हैं। ये ठीक बात है, ये भी ठीक बात है। 2 आंखों के कारण हम अंधेरे व हल्के प्रकाश में आसानी से देख सकते हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। रंग भी है ना, एक आंख से देखा जा सकता है अच्छे से। ठीक है, उतना सही ये ऑप्शन भी नहीं है। इस कारण मोजेक विजन द्वारा मनुष्य देख सकता है? नहीं। इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। सही बात है, दूरी और गहराई का। अगर अपन एक आंख को बंद करके दूर स्थित किसी वस्तु को देखेंगे तो उसकी एग्जैक्ट दूरी नहीं बता पाएंगे या गहराई नहीं बता पाएंगे, लेकिन दोनों आंखों से देखेंगे तो अपन अंदाजा लगा लेंगे, हाँ इतना दूर है। तो दूरी और गहराई का एहसास होता है। सही बात है, एकदम सही बात है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंग दैर्ध्य से या तीव्रता से या वेग से? सही आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य से। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो सबसे ज्यादा गर्म होगा, ठीक है, जो चीज सबसे ज्यादा गर्म होगी वो कैसे दिखाई देगी? नीले कलर की। ठीक है, नीला कलर का जो टेम्परेचर होता है ना, वो सबसे ज्यादा होता है। और ऐसे ऐसे अगर अपन आएंगे, ठीक है, तो जो लाल कलर रहेगा, लाल कलर, इसका जो टेम्परेचर रहता है ना, वो सबसे कम रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन तरंग दैर्ध्य की। तरंग दैर्ध्य जो है ना, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। जो ये लाल रंग है ना, तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर तो सबसे कम होता है, लेकिन जो इसका तरंग दैर्ध्य होता है, जो इसका लैम्डा होता है, वो सबसे ज्यादा होता है। और इसका जो लैम्डा होता है ना, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से निरूपित करते हैं, तो लैम्डा जो होता है ना, इसका कम होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, बात समझ में आई? नीले रंग का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। और लाल रंग का टेम्परेचर सबसे कम होता है, लेकिन तरंग दैर्ध्य इसका सबसे ज्यादा होता है। साथ ही साथ बात करते हैं इसकी आवृत्ति की, तो इसकी आवृत्ति भी है ना, आवृत्ति की बात करते हैं, तो क्या होता है कि आवृत्ति इसकी ज्यादा होती है। अगर इसका लैम्डा तरंग दैर्ध्य कम है तो आवृत्ति इसकी ज्यादा होती है और आवृत्ति इसकी कम होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही कथन है इनमें से, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है, या लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से अधिक होता है, या नेक्स्ट ऑप्शन है बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, ठीक है, हरे प्रकाश से ज्यादा होता है, या फिर बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पीले प्रकाश से ज्यादा होता है। तो सही आंसर हो जाएगा लाल प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है ना, बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। ठीक है, लाल का जो तरंग दैर्ध्य है ना, वो बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि लाल प्रकाश का जो लैम्डा है, तरंग दैर्ध्य, वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और बैंगनी से, क्योंकि देखिए बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो है ना, वो सबसे कम होता है, इसकी आवृत्ति ज्यादा होती है। ठीक है, और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, लेकिन इसकी आवृत्ति सबसे कम होती है। सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य है? मतलब सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका है? तो लाल का। मैंने अभी बताया कि लाल का सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य, लाल में सबसे नंबर 1 पे आएगा लाल। ठीक है, तरंग दैर्ध्य के मामले में आवृत्ति सबसे कम होती है इसकी। ठीक है, टेम्परेचर भी इसका कम होता है लाल रंग का, नीले का सबसे ज्यादा होता है। सबसे कम वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश है, सबसे कम जिसका तरंग दैर्ध्य होगा वो कौन सा है? बैंगनी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला तरंग है, सबसे कम। तो सबसे कम कौन? बैंगनी तरंग दैर्ध्य। अभी क्वेश्चन आया था, निम्न में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? ऊर्जा सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो नीले प्रकाश में। मैंने बताया ऊर्जा सबसे ज्यादा, टेम्परेचर नीले प्रकाश का सबसे ज्यादा होता है, लाल प्रकाश का सबसे कम होता है। ठीक है, जो भी जो ग्रह होता है, जो तारा होता है, ठीक है, जो तारा होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कि सबसे ज्यादा कोई गर्म है, तो वो कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। ठीक है, और उस तारे का जो टेम्परेचर रहेगा ना, वो लगभग लगभग 50,000 केल्विन से 28,000 केल्विन तक जो होता है ना, इसका टेम्परेचर रहता है नीले। और जो तारा लाल दिखाई देता है, उसका टेम्परेचर वैसे ही कम रहता है, लगभग उसका देखते हैं तो 3500, अप्रोक्स 3500 से 2000 केल्विन तक रहता है उसका। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग सीसा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो सबसे कम कौन सा होता है? सही आंसर चला जाएगा लाल रंग। सबसे कम विचलित होता है लाल रंग, इसीलिए इसका जो है ना, जो ट्रेन में जो सिग्नल्स देने में लाल रंग का सबसे ज्यादा प्रयोग लिया जाता है, क्योंकि इसका विचलन सबसे कम होता है। ठीक है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही और सूर्य दिखाई देने लगता है। जैसे कि ये क्षैतिज है, सूर्य यहाँ दिखाई देता है, तो उससे पहले ही अपन अगर यहाँ है, ठीक है, तो सूर्योदय से पहले ही अपन को सूर्य दिखाई देने लगता है कि हाँ सूर्य उगने वाला है। तो उसका क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन, या प्रकाश का विवर्तन, या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन? ये तो नहीं होगा। और प्रकाश का अपवर्तन। सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकाश, सूर्य जो है ना, प्रकाश है ना, सूर्य है ना, सूर्योदय से पहले दिखाई देने लगता है और सूर्यास्त के कुछ टाइम बाद तक भी दिखाई देने लगता है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है,
अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? ठीक है, ये दीर्घ वृत्ताकार रूप में दिखाई देता है, जैसे कि ये जो अब जैसे कि अपन यहाँ है, ठीक है, सूर्योदय यहाँ से होता है तो यहाँ थोड़ा बड़ा ही दिखाई देता है, ठीक है, जैसे दोपहर होती है सूर्य छोटा दिखाई देता है, शाम होती है तो फिर बड़ा दिखाई देने लगता है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है अपवर्तन, प्रकाशीय भ्रम, व्यतिकरण या उसकी वास्तविक आकृति। इसका सही आंसर है अपवर्तन। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं, रात के समय खुले आसमान जो आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझा जा सकता है? जो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, उसका क्या कारण है? तो उसका सही कारण है कि प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, सही कारण है प्रकाश का अपवर्तन। 67वीं बीपीएससी में आया हुआ है क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का प्रयुक्त होता है, क्यों होता है? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो लाल प्रकाश है, ठीक है, इसका जो तरंगदैर्ध्य होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है, और जिसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है ना, तो तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है किसी भी चीज का विवर्तन। ठीक है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है विवर्तन। ठीक है, तो लाल प्रकाश का क्या होगा? विवर्तन कम होगा। क्यों? क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा है। तरंगदैर्ध्य ज्यादा होने के कारण इसका विवर्तन बहुत कम होता है, इसीलिए इसका ट्रैफिक सिग्नल में काम में लिया जाता है। इसकी तरंगदैर्ध्य जो होता है लंबाई सर्वाधिक होती है। ये बात तो सही है। ठीक है, ये सुंदर होता है ना, ये खराब रोशनी को भी दिखाए ना, उपयुक्त रोशनी को नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसकी तरंगदैर्ध्य की लंबाई जो होती है ना सर्वाधिक होती है, क्योंकि इसका लाल रंग का तरंगदैर्ध्य होता है ना वो ज्यादा होता है। सही आंसर इसका ए चला जाएगा। इसमें बी दे रखा है, इसका जो सही आंसर होएगा मैं लिख देता हूँ। आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं आगे। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसका भी सही आंसर हो जाएगा ए, प्रकीर्णन सबसे कम होता है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश नीला, नीला नहीं नीला, ठीक है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है, क्यों? आकाश नील दिखाई के पीछे क्या कारण है? कि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यही सबसे सही बात है कि नीले प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है ना वो सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए वो नीला दिखाई देता है। देखिए ये सूर्य है और ये है पृथ्वी। अब यहाँ से कोई किरणें आ रही है, ठीक है, ये अपना वायुमंडल, वायुमंडल में आता है जो लाल प्रकाश है उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, वो नहीं होता, वो सीधा आ जाता है। ठीक है, इसीलिए ज्यादा जो नीला, बैंगनी या जो जितने भी ज्यादा और कलर है ना उनका यहीं पे धूल के कण और जो जलवाष्प है उससे क्या होता है कि टकरा करके यहीं इसके पे इसका प्रकीर्णन हो जाता है, और प्रकीर्णन होने के कारण ये आकाश नीला दिखाई देता है। तो आकाश नीला हमें जो पृथ्वी का वायुमंडल है, ठीक है, ये पृथ्वी इसका वायुमंडल देखिए वहां यहाँ तक है, तो इसी में दिखाई देता है नीला। इससे बाहर अगर जाएंगे तो ये नीला नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे प्रकीर्णन ही नहीं हो रहा, यहाँ वायुमंडल ही नहीं है, धूल के कण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा दिखाई देता है? यहाँ पे काला दिखाई देता है, इसलिए बोलते हैं अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। सही आंसर ए। आकाश नीला लगता है, क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक निकलता है। नहीं, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। नीला रंग नेत्र के लिए सर्वाधिक सुखदायक है। वायुमंडल दीर्घ तरंग को लघु तरंग की अपेक्षा अधिक अवशोषित करती है। सही आंसर हो जाएगा ये। जो लघु तरंग दैर्ध्य वाली किरणें हैं उनका जो अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश का नीला रंग, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, सही बात है, आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। फिर वही क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, नीला रंग तो क्या हो गया? प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होना, मतलब कि उसका क्या है? जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होने का यही कारण है। ठीक है, अब उसके बाद में अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। अभी बताए अंतरिक्ष यात्री को कैसा दिखाई? काला, क्योंकि काला रंग दिखाई देने का मतलब ये है कि वो अपने वायुमंडल से बाहर जा चुका है। बाहर जाएगा तो वहां पे कोई वायुमंडल नहीं है, वहां कोई प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, तो वहां काला दिखाई देगा। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ठीक, समुद्र नीला प्रतीत होता है। नीला प्रतीत होने के पीछे क्या कारण है? कि वह अधिक गहराई के लक्षण के कारण? नहीं, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सही बात है। ठीक है, जल के नीले रंग के कारण, ये सतोड़ी के जल नीला होता है, जल की ऊपरी सतह के कारण नहीं। सही आंसर बी ही जा रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देने का क्या कारण है? क्योंकि ये हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों तक पर के परावर्तित करती है। सही बात है, एकदम सही बात है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है, जो पानी होता है उसके ऊपर अगर थोड़ा बहुत शैम्पू या फिर साबुन डाल देते हो तो नीला नीला सा दिखाई देने लगता है, सुंदर रंग दिखाई देता है। इस घटना का क्या कारण है? तो प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, या प्रकाश का ध्रुवीकरण, या प्रकाश का व्यतिकरण। इसका सही आंसर जरा प्रकाश का व्यतिकरण। किसी उत्तल दर्पण द्वारा, देखिए ये दर्पण का क्वेश्चन यहां से चालू हो गया। इससे पहले मैं आपको एक थोड़ा बहुत समझा देता हूं दर्पण से रिलेटेड, एक ज्यादा नहीं 1 मिनट में समझा दूंगा। देखिए एक होता है उत्तल दर्पण, अवतल, इसका साइज कैसा किस टाइप के होता है? शेप इस टाइप का। ठीक है, ऐसा अगर इसका शेप देखेंगे तो ये होता है इस टाइप का। ठीक है, इस पे क्या होता है कि इधर लेप लगा दिया जाता है, कलर कर दिया जाता है। अब जो प्रकाश जो किरणें आएगी वो इधर से आएगी और इधर ही रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। ठीक है, यह है उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण ऐसा कहां देखने को मिलता है अपन को? अपन को देखती गाड़ियों का जो टॉर्च है, ठीक है, हेडलाइट है, ठीक है, टॉर्च, टॉर्च में देखने को मिल सकता है, या फिर इसके साथ साथ हेडलाइट में,
हेडलाइटों में भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर हेडलाइट में देखने को नहीं देख सकते हैं तो एक सर्च लाइट होती है जिसे टॉर्च बोल सकते हैं, इन सब में। और इसके बाद में जो दांतों का डॉक्टर होता है, ठीक है, दंत चिकित्सक, इसके पास भी कौन सा लेंस होता है, जो दर्पण होता है ये अवतल दर्पण होता है, ठीक है। उसके बाद में एक ये तो हो गया अपना अवतल दर्पण, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं कौन सा उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण क्या बोलता है, ये कैसा होता है? उत्तल दर्पण की जो साइज होती है, शेप होता है, वो इस टाइप का होता है, ठीक है। इसके क्या होता है कि इस साइड में लेपित किया जाता है, इधर से आएगी किरण और इधर ही वापस टकरा के निकल जाएगी, ठीक है। ये जो देखने को मिलता है, ये कहाँ देखने को मिलता है? ये जो है ना, ये साइड मिरर में देखने को मिलता है, ठीक है। पीछे से आ रही कोई चीजों को देखने में काम में लिया जाता है। इसी के साथ साथ अपन देखते हैं कि एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है, ठीक है। उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस की जो साइज होती है, जो शेप होती है, वो इस टाइप से होती है, ठीक है। दोनों तरफ से उभरा हुआ और मतलब कि किनारों से एकदम चपटा रहता है। ये दोनों सतह है, ठीक है, यहाँ से उभरा रहता है और दोनों ऊपर से चपटा रहता है। ये उत्तल लेंस की मतलब कि आकार है। इसी के साथ साथ अवतल लेंस देखते हैं, तो अवतल लेंस इस टाइप का रहता है, ठीक है। अवतल लेंस इस टाइप का रहता है, ये है अवतल लेंस, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, एक चीज और देख लेते हैं कि इसका उपयोग किसमें किया जाता है, ठीक है। उत्तल लेंस का मतलब यह है कि जब कोई वस्तु, नजदीकी वस्तु दिखाई नहीं देती है, ठीक है, पास की वस्तु, अगर कोई पढ़ रहे हैं, अपन किताब पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, तो ये चीजें नहीं दिखाई देती है, तो इस दोष को बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। मतलब उल्टा है, जब पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है उसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, ठीक है। तो उसमें किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब कौन से दृष्टि दोष में? दूरदृष्टि दोष। तो या तो पास की वस्तु देखने के लिए, ये लिख देता हूं, पास की वस्तु देखने के लिए, पास की वस्तु देखने के लिए, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। अब सीधा भी पूछता है कि कौन से दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आप खुद से लगा लीजिएगा कि पास की वस्तु मतलब दूर दृष्टि दोष, और इसमें जो किया जाता है दूर की वस्तु, ठीक है, दूर की वस्तु देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब अपन क्वेश्चन करते हैं आगे। इतना आपको समझ में आ गया दर्पण और ये ज्यादा, ठीक है। किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत और दर्पण के ध्रुव पी के बीच रखे गए बिंब के प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी? इसकी आभासी और सीधा होगा। कैसा होगा? आभासी और सीधा। अब देखते हैं क्वेश्चन। कार में पीछे से यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे में प्रयोग किया? देखिए, कार में जो पीछे का जो यातायात देखने के लिए ऐसा उभरा हुआ, ठीक है, उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस इस टाइप का उभरा हुआ रहता है, इधर लेपित रहता है, इधर से आएगा, इधर ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो उत्तल लेंस, ठीक है। कार के पीछे से आने वाले यातायात को देखने के लिए, ये दूसरे एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी उत्तल लेंस आ जाएगा। उसके बाद में देखते हैं वाहनों की पृष्ठ दृष्टि दर्पण, पीछे का जो दर्पण है उसमें किस दर्पण का प्रयोग लिया जाता है? वही आ जाएगा उत्तल लेंस, ठीक है। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य क्या है? कि दर्पण कैसा है? दर्पण अवतल है, ठीक है, और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है, ठीक है। अवतल मतलब इस टाइप का, इधर से लेपित और इधर से आएगा, इधर इस टाइप का, ठीक है, जैसे टॉर्च वगैरह में होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, ठीक है। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है, नतोदर दर्पण, नतोदर मतलब अवतल, ये अवतल ही है, ठीक है, अवतल दर्पण। जितने भी खोज, तो खोज से सर्च से समझ जाइए आप खुद ही, टॉर्चों में कौन सा दर्पण यूज में लिया जाता है? अवतल। दंत चिकित्सक का शीशा होता है वही नतोदर शीशा, अवतल शीशा, ठीक है। रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए दांत के डॉक्टर द्वारा इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? वही अवतल लेंस, नहीं, अवतल दर्पण का, ठीक है, अवतल दर्पण का। उसके बाद में क्वेश्चन देखते हैं। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त किया जाता है, दांत की जांच के लिए उत्तल, ठीक है, दांत की जांच के लिए उत्तल नहीं, सॉरी, अवतल, ठीक है, अवतल। धूप से बचने के लिए छाते में रंग का संयोजन निम्न से, धूप से बचने के लिए ऊपर का काला नीचे का उज्ज्वला, नहीं, गलत है, ऊपर का उज्ज्वला नीचे का काला, ये सही है। क्योंकि जो ऊपर का उज्ज्वला मतलब सफेद रंग का होगा, तो जितने भी प्रकाश की किरणें आएंगी उनको जो है ना अवशोषित नहीं करेगा। सफेद रंग सबसे ज्यादा चीजों को मतलब कि प्रकाश की किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है, उसको पूरा परावर्तित कर देता है, ठीक है। इसीलिए ऊपर उज्ज्वला नीचे काला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? जो दूरदर्शी काल्पनिक और बड़ा, ठीक है, काल्पनिक होता है और बड़ा होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी है? उससे प्रतिबिंब की संख्या अनंत बनती है। दो समानांतर दर्पण, एक इधर है और ठीक है, जैसे कि एक इधर है, एक इधर है, दो बना दिए ऐसे, इसके बीच में कोई वस्तु रख दी जाए तो प्रतिबिंब की संख्या अनंत बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर प्रतिबिंब अनंत, ये सही बात है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, सही बात है। रंगों को अलग अलग करने को क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, फिल्टर से, पौधों से, ये बात सही है। प्रिज्म से रंगों को, जैसे ये प्रिज्म है, ठीक है, यहां से प्रकाश की किरण गुजारी जाएगी तो यहां से अलग अलग 7 रंग निकल जाएंगे, ठीक है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है। इंद्रधनुष के रंगों को नीला, हरा, बैंगनी, बैंगनी, हरा, नीला, नीला, पीला, हरा,
नीला, हरा, बैंगनी, ठीक है, ये होगा। विबग्योर में देख लीजिएगा किस टाइप से होगा, आंसर चला जाएगा नीला, हरा और पीला। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म के द्वारा, ठीक है। अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? इंद्रधनुष के लगभग लगभग बीच में दिखाई देता है, वो है हरा, विबग्योर। तो विबग्योर, ग्योर मतलब जी, जी मतलब ग्रीन, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट है, जो सीमांत वर्णपट है मतलब कि इंद्रधनुष में जो इधर से प्रिज्म से कोई गुजारेंगे तो एक किरण इधर जाएगी, एक इधर, तो 7 रंग में बदल जाते हैं। ये ऊपर वाला और नीचे वाला पूछ रहे हैं, दोनों सीमांत, तो कौन सा होगा? बैंगनी और लाल, सही बात है। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है? नहीं, दोपहर के 12 बजे नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत दिशा में दिखता है। अगर सूर्य पूर्व में है, जैसे कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी अपन यहाँ है, सूर्य पूर्व में है, तो अगर अपन इधर देखेंगे, ठीक है, तो अपन को इंद्रधनुष यहाँ दिखाई देगा। अगर सूर्य पश्चिम में है तो अगर इधर देखेंगे तो यहाँ दिखाई देगा, सूर्य के विपरीत दिशा में, ठीक है। 12 बजे नहीं दिखाई देगा। स्विमिंग पूल की वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का क्या कारण है? कि स्विमिंग पूल दिखता है कि बहुत कम गहरा है, लेकिन वास्तव में ज्यादा गहरा रहता है, उसका क्या कारण है? उसका कारण है अपवर्तन, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है, वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? तो वह है अवतल दर्पण की तरफ, ठीक है, अवतल दर्पण की तरह, अवतल दर्पण नहीं, अवतल लेंस की तरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? अपसारी लेंस के जैसा, ठीक है, अपसारी लेंस का जैसा। समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल और दूसरा अवतल लेंस है, एक दूसरे से सटकर रखे तो उसका युग्म सही होगा, कौन सा सही होगा? कांच की समतल चादर की बात थी। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम हाइट होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की उसकी न्यूनतम ऊंचाई, न्यूनतम हाइट होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, कम से कम व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? अनंत, ठीक। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? आवर्धक कांच में उत्तल लेंस, ठीक है, 67वीं बीबीएससी का क्वेश्चन है। आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं, अभी मैंने बताया था दूरदृष्टि दोष में कौन सा? निकट दृष्टि। दूरदृष्टि दोष का मतलब होता है पास की वस्तु अच्छे से नहीं दिखाई देना, और अच्छे से नहीं दिखाई देने पास के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? उत्तल लेंस का। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ने में काम आने वाला ग्लास किस प्रकार के लेंस होते हैं? देखिए, पढ़ने के लिए कौन सा हो गया? उत्तल। अभी मैंने बताया था पास की वस्तु के लिए। निकट दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, इसके लिए कौन सा होगा? अवतल, ठीक है, नतोदर, इसको बोलते हैं अवतल, कॉनकेव मिरर, ठीक है, वो लेंस, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष पास की वस्तु, निकट दृष्टि दोष का मतलब दूर की वस्तु, दूर की वस्तु के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, वही अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस, दर्पण मत कर देना, अवतल लेंस, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक जैसा ही लग रहा है लेकिन अलग अलग एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, अलग अलग एग्जाम में देखिए इसमें। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है। निकट दृष्टि दोष का मतलब वही है कि दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देना, दूर के लिए किया जाता है अवतल लेंस, आंसर बी। फिर इसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को ठीक, निकट के लिए सबसे आ जाएगा अवतल और दूर के लिए आ जाएगा उत्तल, आंसर सी। आंख में संकेंद्रण होता है, आंख में क्या संकेंद्रित होता है? तो लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा, लेंस के आगे पीछे गति द्वारा, तो लेंस के आगे पीछे गति के द्वारा संकेंद्रण होता है। आंख के लेंस का फोकल जो दूरी होता है, ठीक है, फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है? तो उसका सही आंसर होगा, सही आंसर आ जाएगा सिलियरी मांसपेशियां। कौन सी मांसपेशियां? सिलियरी मांसपेशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, अगर स्पष्ट देखने के लिए, स्पष्ट तरीके से पढ़ने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? लगभग 25 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में पूछा है, 25 सेंटीमीटर। अगर किताब को 25 सेंटीमीटर दूर रख करके पढ़ेंगे तो स्पष्ट दिखाई देगा, ज्यादा पास से भी स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, ज्यादा दूर से भी। सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वही आ गया 25 सेंटीमीटर। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वही 25 सेंटीमीटर। बात यह है कि ये क्वेश्चन एक है, एग्जाम में देखिए 2016 में आया है, यूपीपीएससी में, छत्तीसगढ़ 2013 में आया है, ठीक है, ये क्वेश्चन 2008 में आया। अगर आपने यहीं क्वेश्चन को इसको कर लिया होता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो 2008 के बाद में कितना क्वेश्चन आ गया? देखिए 13 में आ गया, 16 में आ गया, सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए कि प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा। लेंस की शक्ति मापी जाती है, लेंस की जो शक्ति मापी जाती है वो डायोप्टर में मापी जाती है, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की जो क्षमता मापी जाती है वही बात आ गया, ठीक है, डायोप्टर, ये 67वीं यूपीएससी में आया हुआ है। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? जो पहले का जो कैमरा था उसकी तुलना आंख के रेटिना से की जाती है, तो कौन सा कैमरा था वो? तो ठीक है, फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब
जिस भाग पर बनता है, तो प्रतिबिंब हमेशा कहां पे बनता है? प्रतिबिंब तो रेटिना पे बनता है। कहां पे? रेटिना पे, दृष्टिपटल पे। मनुष्य के आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, वही बात, रेटिना पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ कि उसको पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिख रही, इसका मतलब रेटिना के पीछे। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। ठीक है, जो मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कोई हरा रंग का कोई पौधा दिखाई दे रहा है। हरा क्यों दे रखा है? क्योंकि हरे रंग को परावर्तित करता है, हरे रंग को अवशोषित नहीं करता, हरे रंग को परावर्तित करता है, इसलिए वो हरा दिखाई देता है। ठीक है, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से जो रंग बनता है वो कौन सा है? लाल, हरा और नीला। ठीक, लाल, हरा और नीला। वे कौन से मूल वर्ण है जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? लाल, हरा और नीला, अभी बताया, लाल, हरा और नीला। लाल मतलब कि रेड, ग्रीन मतलब हरा, और ब्लू यानी नीला, आरजीबी। ठीक है, आरजीबी याद रख लेना, टीवी में इन सब में आरजीबी कलर का जो प्रयोग होता है। उसके बाद में देखते हैं, जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? ये लाल और नीला साथ ही साथ में हरा रंग एक जगह पड़ता है तो प्रकाश का रंग हो जाता है सफेद। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? देखिए, प्राथमिक रंग में आता है लाल, नीला और पीला। ठीक है, काला रंग नहीं आता है प्राथमिक रंग में। ठीक है, याद रखना, लाल, नीला, पीला। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? 7 रंग होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न रंगों में विषम को पहचानिए। विषम कौन सा है? पीला, सही बात है। लाल, हरा, भूरा विषम रंग है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 मूल रंग है। 3 मूल रंग कौन कौन से होते हैं? देखिए, नीला होता है, हरा होता है और लाल होता है। ठीक है, आंसर बी, नीला, हरा और लाल। ठीक है, लाल मतलब रेड, हरा मतलब जी और नीला मतलब ब्लू, आरजीबी। ये मूल रंग होते हैं। ठीक है, याद रखना। ओके, तो ये जो अपना टॉपिक है, कौन सा टॉपिक? प्रकाश वाला। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे अपन, ये नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आएगा ये देख लेता हूं मैं आपको। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है तरंग गति, वेव वाला। यहां तक अपने 4 टॉपिक यहां तक कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद में तरंग और साउंड, ये टॉपिक आएंगे। मेरा आप सभी लोगों से एक ही बात बोलना है कि प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करोगे, मुझे ये एहसास होगा कि हाँ, लोगों को पसंद आ रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबको देखना है। और वास्तव में अगर किसी भी टॉपर से जाके आप इंटरव्यू देख लेना, किसी भी टॉपर का, सब बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में उस लेवल के जितने भी एग्जाम्स है उनका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहिए, क्योंकि वहां से ही घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं। सिलेबस कवर कर लो एक बार, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाओ बस। तो अगर ऐसा ही वीडियो कंटिन्यू चाहिए तो आप है ना इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है।